नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनर बेंच। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हम हमेशा फोकस करते हैं कि हर एक क्लास में हमारा उतना ही ध्यान रहे। इसलिए कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के हमारे सारे टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो सब ये प्रतिबद्ध हैं, सबका ये हमेशा से स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहा है कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं और आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स आए और आप अच्छे से पढ़ाई करें और कॉन्सेप्ट लर्न करके अपने जीवन में आगे बढ़े, नित्य नवीन नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। और हम हमेशा ये मानते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, यस श्योर, लेकिन उस दिन को आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी आपको और हमें मिलके। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है मेहनत का और पढ़ाई का, वो फोकस करेगा कक्षा 8वीं के गणित पे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं हमारी आदरणीय सम्माननीय एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जी। इनको बहुत बहुत नमन, चरण स्पर्श। बहुत ही अच्छी किताब है ये। वैसे थोड़ी पतली सी राइटिंग वाइटिंग करती है, लेकिन साथ में ये बहुत ही बच्चों को डराती भी हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके क्वेश्चन टफ हैं, परंतु ऐसा किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होता है। ये किताब बहुत अच्छी है एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए और आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया है ये चीज। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम देख रहे हैं हमारी यूनिट 10, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके मतलब ये वाले सेशन के पहले 2-3 सेशंस में हम इस चैप्टर को काफी हद तक कवर कर चुके हैं। यदि आपने कोई भी सेशन मिस किया है या फिर नहीं देखा है शुरुआत से, तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फ्लो में चलेंगे तो आपको चीजें ज्यादा जल्दी और आसानी से समझ आएंगी। और वैसे भी ज्ञान तो जितना अर्जित किया जाए उतना कम ही होता है। चलिए, हमने इसके पहले सवाल नंबर 83 तक पिछले सेशन में खत्म कर चुका है। आज का हमारा सेशन शुरू होगा सवाल नंबर 84 से और हम कोशिश करेंगे कि इसी सेशन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, परंतु किंतु हमारे पास कुछ बाउंडेशन है समय के, तो देखना पड़ेगा क्या होता है आज के इस पूरे सेशन में। चलिए, सवाल नंबर 84 क्या बोल रहा है आपसे कि कैंपस एंड वेलफेयर कम्युनिटी। देखो, सबसे अच्छी बात जो एग्जाम्पलर की मुझे लगती है वो ये कि खाली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड या फिर आपके कहानी बेस्ड या फिर रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आपको काफी हेल्प होती है आगे जब आप बढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, जहां पे आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे तो आप वहां पे अटकते नहीं हैं। ठीक है, कि यार इसमें करना क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे लगाना है, पता ही नहीं चल रहा है। तो वो सोचने की क्षमता, लाइक डिसीजन मेकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो डेवलप करती है किताब, वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा आपको। चलिए, ज्ञान का थोड़ा सा जो आपका टाइम था वो हमने ले लिया, अब हम शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 84 क्या बोल रहा है आपसे कि भाई कैंपस एंड वेलफेयर कमिटी ऑफ अ स्कूल इज प्लानिंग टू डेवलप ब्लू शेड फॉर पेंटिंग द एंटायर स्कूल बिल्डिंग। चलिए, स्कूल बिल्डिंग पेंट हो रही है। फॉर दिस पर्पस वेरियस शेड्स आर ट्राइड बाय मिक्सिंग कंटेनर्स ऑफ ब्लू पेंट एंड व्हाइट पेंट। ठीक है, देखो भाई, ब्लू के अलग अलग शेड होते हैं भाई, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, उसके बाद फिर आसमानी ब्लू, उसके बाद फिर पानी वाला ब्लू, उसके बाद फिर हवा वाला ब्लू, मतलब बहुत टाइप्स ऑफ ब्लू कलर होते हैं। तो यहां पे कौन सा कलर आपकी बिल्डिंग को सूट करेगा आपके स्कूल की, वो चेक करने के लिए आपने क्या किया, अलग अलग मिक्सचर्स को ट्राई करें। जैसे किसी में 3 पार्ट ब्लू है, 4 पार्ट व्हाइट है, किसी में 6 पार्ट ब्लू है, 1 पार्ट व्हाइट है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें से एक डार्क होगा, एक लाइट होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप ब्लू और व्हाइट को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद जो फाइनल पेंट बनेगा उससे हम बिल्डिंग को पेंट करेंगे। चलिए, अब आपको इसमें क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स डिसाइड विच इज लाइटर शेड ऑफ ब्लू एंड ऑल्सो फाइंड द लाइटेस्ट ब्लू शेड अमंग ऑल ऑफ देम। चलिए, अब जैसे यहां क्या बोल रहा है कि जैसे मिक्सचर ए और मिक्सचर बी में से कौन सा लाइट है, पहले आपको ये बताना है। ठीक है, एक हिस्सा ये है, फिर दूसरा हिस्सा सवाल का ये है कि इन 8 में से सबसे हल्का, सबसे लाइटेस्ट ब्लू कौन सा शेड होगा, वो भी आपको बताना है। और सबसे लास्ट में क्या बोले, देखो, डार्केस्ट शेड अगर आपने फाइनल किया, मतलब इन सबको लगाने के बाद प्रिंसिपल या फिर हेड महोदय ने बोला कि नहीं, सबसे डार्क शेड चाहिए ताकि वो जल्दी गंदा ना हो। ठीक है, उनकी बात भी ठीक है। तो अगर उसके 105 लीटर लगने हैं, क्योंकि बड़ी स्कूल की बिल्डिंग है, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल हो आपका, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, तो अगर बड़ी स्कूल की बिल्डिंग है तो 105 लीटर लगेगा। तो कितना ब्लू पेंट चाहिए और कितना व्हाइट पेंट चाहिए, जिसको मिक्स करके डार्केस्ट शेड बनेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे स्पेस की थोड़ी कमी, इसलिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपको अलग अलग करके दे दिया है। अब यहां हमें क्या करना है, हमें चेक करके बताना है कौन सा ज्यादा लाइट है और कौन सा ज्यादा डार्क है इन दोनों में से। जैसे मिक्सचर ए और बी में से कंपेयर करेंगे, तो अब मिक्सचर ए की बात करें तो यहां पे है ब्लू के 3, ठीक है, और व्हाइट के 4।
यहां पे आपको ब्लू के मिलेंगे 3 और व्हाइट के भी मिलेंगे 3, है ना। तो यहां पे ब्लू का रेशियो होगा 3/7 और यहां पे व्हाइट का रेशियो हो गया 4/7। यहां पे ब्लू का रेशियो हो गया 3/3 और व्हाइट का रेशियो हो गया 3/3। अब अगर कंपेयर करना है कौन सा लाइट है तो आप क्या करेंगे सर, 3/7 को डिवाइड करें तो लगभग 0.4, उसके बाद 0.42 आएगा, ठीक है। और ये आएगा कितना सर, ये आएगा 0.58 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। यहां पे ब्लू की वैल्यू भी 1 और व्हाइट की वैल्यू भी 1। अब लाइटर शेड कौन सा होगा सर, जिसमें ब्लू की मात्रा कम होगी। तो यहां पे जब आप कंपेयर करेंगे 0.42 और 1 में से ये वाला पार्ट छोटा है, मतलब मिक्सचर ए जो है वो लाइट है और बी जो है वो डार्क होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी। ओवरऑल हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए ए और बी में से ए लाइट है, बी डार्क है, बिकॉज बी में व्हाइट का ब्लू का कंटेंट ज्यादा है, मतलब वो डार्क शेड होगा एज कंपेयर टू दिस वन जिसमें ब्लू का शेड कम है, ठीक है, सिंपल। चलिए मिक्सचर सी में क्या हो रहा है सर, यहां भी 3-3 का है, तो यहां ब्लू भी 3 और यहां पे व्हाइट भी 3, तो मतलब ब्लू का रेशियो हो जाएगा यहां पे 3/3, मतलब सॉरी हाँ 3/6, माफ कीजिएगा, यहां पे भी 3/3 नहीं 3/6 होगा, बिकॉज हमें टोटल में से देखना है। तो भी आपका जवाब आएगा 0.5, तब भी इस वाले में ही डार्कर शेड है, 1 नहीं, यहाँ पे 0.5 आएगा, ठीक है। टोटल में से आप कंपेयर करेंगे कौन सा है। चलिए तो यहां भी 3/6, यहां पे व्हाइट का भी शेड कितना है, कितना हिस्सा है 3/6, तो सी की वैल्यू हो गई 0.5। डी में देखेंगे यदि आप, तो ब्लू है 2 और व्हाइट है 5, तो ब्लू का रेशियो 2/7 और व्हाइट का रेशियो हो जाएगा 5/7। 2/7 मतलब कितना हो जाएगा सर, 7, ये हो जाएगा 0.20 लगेगा, तो 7 2 14 और बचेगा कितना 6, तो 7 5 नहीं 7 8 कितना होता है, 7 8 56, तो 0.28 लिख सकते हैं। तो इधर पे 0.5, इधर पे 0.28, किसमें ज्यादा है ब्लू कलर सर, इसमें ज्यादा है, मतलब मिक्सचर सी ज्यादा है और मिक्सचर डी कम है। ये वैल्यूज को आपको याद रखना है, एबीसीडी में कितना हो रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि मैं बाद में आंसर भी निकालना पड़ेगा। चलिए यहां पे नहीं, ये काम करते नीचे लिख देते हैं ताकि हम जब वापस आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ए में आपको मिल रहा है ब्लू कितना 0.42, बी में कितना 0.5, ठीक है। सी में कितना मिल रहा है सर, सी में मिल रहा है यहां पे 0.5, ओके। डी में सर, डी में मिल रहा है 0.28, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें अगले लेवल की ओर, सेकेंड स्लाइड की ओर, जहां पे हमारे बाकी के 4 रेशियो हैं। इन वैल्यूज को हमने अभी तो लिख लिया है क्योंकि आगे हमें सवाल सॉल्व करने में ये हेल्प करेंगी। चलिए मिक्सचर ई में यदि आप देखेंगे तो इसमें व्हाइट कितना है सर, व्हाइट 1 है, ब्लू 6 है, ब्लू 6 और व्हाइट कितना है 1, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ब्लू का रेशियो 6/7 मतलब कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली सर 0.8, क्योंकि 7 8 56, 4 बचेगा, 7 5 0.85, ठीक है। और इसका हो जाएगा 1/7, जो कि निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इधर पे एफ में कितना है ब्लू सर, इधर ब्लू है 4, व्हाइट है 2, तो ब्लू का रेशियो 4/6, टोटल कितने 6 डब्बे हैं, 4 ब्लू है 2 व्हाइट है, ठीक है। चलिए तो व्हाइट का रेशियो 2/6, 4/6 मतलब कितना हो जाएगा सर 0.66 कह सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए तो इसमें ई में हो गया 0.85 और एफ में हो गया 0.66, कौन सा ज्यादा है, ऑब्वियसली मिक्सचर ई ज्यादा है इसमें, तो कौन सा लाइटर शेड है, एफ है लाइटर एज कंपेयर टू ई। तो आपने यहां पे लिख दिया कि भाई ई का है वैल्यू कितना 0.85 और एफ का वैल्यू है 0.66, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। यहां पे कितना है, देखो यहां पे वही 3 का रेशियो है, तो ब्लू भी 3 और वाई भी 3, तो मतलब ब्लू का रेशियो कितना हो जाएगा 3/6, दैट इज 0.5। चलिए एच में कितना है सर, एच में ब्लू 4 है और व्हाइट है 3, तो ब्लू का रेशियो हो गया 4/7, मतलब 0.5 समथिंग। क्यों भैया 4/7 मतलब सर कितना हो जाएगा सर 35 हो जाएगा, 5 बचेगा, 4 7 मतलब 7 7 0.57,
कौन सा ज्यादा है सर? H में ज्यादा है, इधर 0.57 है और इधर 0.5 है, तो कौन सा लाइटर शेड है? G वाला है लाइटर शेड। चलिए EF यहां पे हम लिख लेते हैं, G में कितना है 0.5 और H में कितना है सर? H में है हमारे पास 0.57। चलिए, तो हमने यहाँ पे चारों केसेस को कंपेयर करके देख लिया कि कौन सा लाइटर है और कौन सा डार्कर है। अब हम आएंगे हमारे सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा स्लाइड चेंज, ताकि हम पता लगा पाए हमें एक्चुअली क्या करना था। चलिए, कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। अब यहां पे आप देख लीजिए आपको क्या बोला गया है। तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया कि विच इज अ लाइटर शेड, तो आपको कंपेयर करना था भाई इन दोनों में कौन सा लाइट है, इन दोनों में कौन सा, इन दोनों में कौन सा, इन दोनों में कौन सा। एंड आगे बोला एंड ऑल्सो फाइंड द लाइटेस्ट ब्लू शेड। अब यहां पे हमारे पास सारी वैल्यूज हमने पहले ही लिख ली हैं कि किसमें कितना ब्लू शेड है। सबसे लाइटेस्ट कौन सा दिख रहा है सर? डी दिख रहा है, क्योंकि उसमें 0.28 है, बाकी सब में उससे ज्यादा ही है। तो यहां पे लाइटेस्ट शेड कौन सा हो जाएगा? डी, बिकॉज इसमें ब्लू का पार्ट केवल 0.28 ही है, उससे ज्यादा नहीं है, बाकी सब में और ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब आपको अगला पार्ट क्या बोल रहा है? इफ वन कंटेनर कैरीज 1 लीटर पेंट, ठीक है, एंड द बिल्डिंग रिक्वायर्स 105 लीटर्स फॉर पेंटिंग, हाउ मेनी कंटेनर ऑफ ईच टाइप इज रिक्वायर्ड टू पेंट द बिल्डिंग बाय द डार्केस्ट ब्लू शेड। सबसे ज्यादा डार्क कौन सा होगा सर? जिसमें सबसे ज्यादा ब्लू कलर होगा, और वो है ई वाला। तो ई में क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लू कलर है, इसलिए ई में क्या होगा? ई में सबसे डार्केस्ट शेड होगा। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सवाल को सॉल्व करेंगे कि सबसे ज्यादा डार्केस्ट शेड वाले में कितने डब्बे लगेंगे। तो ई के केस में ब्लू के चाहिए कितने? 6 डब्बे, और व्हाइट का चाहिए 1 डब्बा। कुल मिला के ये कितना हो गया? ब्लू का रेशियो कितना है सब? ब्लू का रेशियो है 6/7 और व्हाइट का रेशियो है 1/7। कितना रिक्वायर्ड है सर? 105 रिक्वायर्ड है। इसमें से ब्लू कितना है? 6/7। तो 105 का 6/7 हिस्सा आपका कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर होगा। यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे इसको, 7 बन जा तो ये कितना हो जाएगा सर? 7 1 जा 7, 35, 7 5 जा 35, तो 15 × 6 करोगे कितना? 90 आएगा। व्हाइट के लिए क्या हो जाएगा? व्हाइट के लिए 1/7 किसका? 105 का। तो आपने 105 का 1/7 किया तो आपको मिला 15। तो सबसे ज्यादा डार्क अगर आपको शेड करना है तो आपको ब्लू के चाहिए होंगे 90 बॉक्सेस और व्हाइट के चाहिए होंगे 10 बॉक्सेस, सॉरी 15 बॉक्सेस। तब जाके जो आपका शेड बनेगा, जो आप मिक्सचर करेंगे उसका जो शेड बनेगा वो सबसे ज्यादा डार्केस्ट होगा। इसमें आपसे लाइटेस्ट भी पूछ सकता है, तो आप कौन सा करेंगे? आप डी वाला कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग सवालों में अलग अलग वैल्यूज आपको दी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ये हमने सॉल्व कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 85, पोजिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। वर्क विद अ पार्टनर टू राइट एट लीस्ट 5 रेशियो स्टेटमेंट्स। क्या लिखने हैं आपको? 5 रेशियो स्टेटमेंट लिखने हैं अबाउट दिस क्विल्ट। कौन सा क्विल्ट? ये वाला जो यहां पे आपके सामने बना है, ठीक है। विच हैज व्हाइट, ब्लू एंड पर्पल स्क्वायर्स। अब यहां पे जो इमेज है उसमें आपको व्हाइट, ब्लू और पर्पल अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ये जो फ्लावर्स वाले हैं ना, इनको आप व्हाइट कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये होंगे व्हाइट, इसके बाद ये तो ब्लू आपको साफ साफ दिख ही रहे हैं, और ये वाले बॉक्सेस को पर्पल कंसिडर किया गया है, ठीक है। कौन से वाले पर्पल हैं? वो जो ब्लैक जैसे दिख रहे हैं, वो जो एक्चुअल में ब्लैक है नहीं। चलिए तो इसके हिसाब से इस क्विल्ट में व्हाइट व्हाइट कितने हैं सर? व्हाइट यदि हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं व्हाइट? 16 व्हाइट है। चलिए ब्लू कितने होंगे वो गिन लीजिए। तो सर ब्लू वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने हैं व्हाइट? 20। यस सर। चलिए सॉरी ब्लू कितने हैं? 20 हैं। और पर्पल कितने हैं वो भी गिन लीजिए। तो भाई पर्पल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शेड हैं पर्पल के। चलिए अब सवाल का पहला पार्ट हमें बोल रहा है कि आपको कितने लिखने हैं? 5 रेशियो स्टेटमेंट लिखने हैं। इसका क्या अर्थ है? रेशियो स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? सर हमें 5 रेशियो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, कैसे करोगे 5 रेशियो कैलकुलेट?
सर हर एक का इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, तो भाई पहले हम लिखेंगे टोटल कि कुल मिला के कितने हैं। तो टोटल है हमारा यहां पे देखो 16, 20 और 12 जोड़िए, 16 और 12 हो जाएगा सर 28, 28 और 20 हो जाएगा 48। चलिए 5 आपको निकालने, 5 रेशियो स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहां पे स्टेटमेंट 1 S1, ये क्या होगा सर, ये होगा पहला स्टेटमेंट किसके बारे में होगा, जो रेशियो होगा वाइट वर्सेस टोटल का, तो वाइट अपॉन टोटल का रेशियो होगा पहला, ठीक है। अब वाइट कितने हैं 16, टोटल कितने हैं 20, टोटल कितने हैं 48 हैं, तो आप टोटल लिखेंगे 48। आपका रेशियो होगा शायद 16 के टेबल में 3 होता है, 6 3 18, 8 यहाँ एक ऊपर 3 1 3, हाँ, तो ये हो जाएगा 1:3 का रेशियो। ऐसे ही S2 में आप निकालेंगे दूसरा रेशियो, किसका रेशियो हो सकता है सर, आपने व्हाइट का निकाल दिया, ब्लू का निकाल दीजिए। चलिए तो ब्लू अपॉन टोटल का रेशियो आप निकालेंगे, तो ब्लू है 20, टोटल है 48, 48, जितना कैंसिल हो उतना ही करें, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर ये 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है तो 4 5 जा 20, 4 12 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इतना ही छोड़ना है, ठीक है। 12 4 जा 48 बस। चलिए इसके बाद स्टेटमेंट 3 क्या होगा सर, स्टेटमेंट 3 होगा जब आप निकालेंगे पर्पल का रेशियो एज कंपेयर टू टोटल। आपको बस रेशियो निकालने 5, तो आप किसी का भी किसी से निकालिए। तो यहां पे आपने निकाल दिया पर्पल का रेशियो टोटल से, तो ये हो जाएगा 12/48, जो कि हो गया 1:4। अब देखिए टोटल के कंपैरिजन में रेशियो निकालना इज लाइक लॉजिकल, बिकॉज यहां पे आपने टोटल से कंपेयर करके आपका काम आसान हो जाएगा। अब अगर आप निकालना चाहें तो इन कलर्स का आपस में निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 4 हो जाएगा आपका कि भाई व्हाइट का निकाल दिया हमने, व्हाइट का निकाल दिया हमने इन द रेशियो टू ब्लू, तो व्हाइट का ब्लू से निकाल दिया। ऐसा किसी भी कलर का किसी से निकाल सकते हैं। व्हाइट का ब्लू से निकाला 16/20 मतलब 4/5, 4:5। चलिए स्टेटमेंट 5 हो जाएगा, आपने निकाला व्हाइट का पर्पल से, तो व्हाइट और पर्पल के बीच का रेशियो जब आप निकाल रहे हैं, व्हाइट है 16, पर्पल है 12, रेशियो 4 के टेबल से कैंसिल होगा, तो 4:3। अगर आपको छठवा भी निकालना है, 6th रेशियो अगर आपको निकालने का मन है कि सब पूरा काम कंप्लीट कर दें, तो व्हाइट ब्लू कर दिया, व्हाइट पर्पल कर दिया, बचा कौन सा, ब्लू एंड पर्पल बचा, तो वो भी आप निकाल दीजिए। तो ब्लू पर्पल भी आप निकाल देंगे ताकि सबका रेशियो आपको मिल जाए। ब्लू है यहाँ पे 20, पर्पल है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 या 5:3। तो यहाँ पे आपने पूरे 6 के 6 रेशियो निकाल दिए हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ ईच कलर विल बी देयर इन 12 सच इन इक्वल्स। तो अब से 12 अगर क्विल्ट है तो हर एक कलर के कितने बॉक्स होंगे, आपको एक की जानकारी है, 12 का आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाइट वाले कितने सर, व्हाइट हो जाएंगे 16 × 12, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ब्लू वाले कितने सर, ब्लू हो जाएंगे 20 × 12। भाई एक में होते हैं 20, इनकी संख्या है 12, मतलब 12 ऐसे क्विल्ट है तो 20 × 12। और लास्ट में बचा पर्पल, तो भाई पर्पल के हैं 12 × 12, तो 12 × 12 करना 144, 12 का स्क्वायर, 20 × 12 करना इस 240, 16 × 12 करना कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 182 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 2 12, 2 यहाँ 1 एक बार करके देख लो, तो 160 और 32, हाँ 6 और 3 9 192, 192 हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट की संख्या। क्या किया आपने, एक का पता था, 12 का निकालना था, मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, एज सिंपल एज इट कैन गेट। चलिए अगला सवाल अब हम देख लेते हैं। तो पिछले में हमने निकाले 6 रेशियोज कंपेयर करके और फिर एक और सवाल का जवाब दिया। सवाल नंबर 86 क्या बोल रहा है आपसे, अ पैक ऑफ स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 चिल्ड्रन, ठीक है, 10 विद्यार्थियों या 10 बालकों के बीच या बालक बालिकाओं के बीच आपने क्या किया, मिठाई को बांटा, ठीक है, एंड ईच वन ऑफ देम इज रिसीविंग 4 स्वीट्स, ठीक है। तो 10 चिल्ड्रन, हर एक को मिली 4, तो टोटल स्वीट्स कितने होंगे सर, टोटल स्वीट्स होने चाहिए थे, टोटल होने चाहिए थे भाई 10 विद्यार्थियों को या 10 बालक बालिकाओं को मिले हैं और हर एक को मिले 4, तो कुल मिला के 40 स्वीट्स थे, 40 पीस थे बेसिकली, है ना। अब क्या बोल रहा है आपसे कि
इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 चिल्ड्रन, अगर यही जितने पीस थे, ये जो टोटल मिठाई थी, वो अगर केवल 8 विद्यार्थियों में या फिर 8 बालक बालिकाओं में बांटा जाए तो फिर कितने मिलेंगे हर एक को। मान लो 2 स्कूल है, एक में 10 बच्चे, एक में 8 बच्चे, तो मिठाई की संख्या तो उतनी ही है। तो भाई यहां पे आपको मिठाई की टोटल संख्या जो कि फिक्स है, कांस्टेंट है, वो कहां से मिली है? मल्टीप्लिकेशन से मिली है। तो प्रोडक्ट करने पर यदि आपको कांस्टेंट वैल्यू मिले तो आप उसे कौन सा केस मानते हैं? सर हम उसे मानते हैं यहां पे इनवर्स का केस। किसका केस? इनवर्स का। और एक चीज और जो हमें ज्ञात है वो ये है कि कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग अगर हम सोचें तो भी हम पता लगा सकते हैं कि इनवर्स का केस है कि डायरेक्ट का। अब ध्यान से देखो, 10 चिल्ड्रन और 4 स्वीट्स, ठीक है। अब जब विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाएगी, 10 से 8 हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक का शेयर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हर एक को अब ज्यादा मिठाइयां मिलेंगी। तो चीजें जा रही हैं उल्टी, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर ईच चिल्ड्रन कितनी हो जाएंगी? फॉर ईच चिल्ड्रन हम लिख सकते हैं, ईच चाइल्ड लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको? सर टोटल स्वीट्स हैं 40, अब विद्यार्थी हो गए हैं, बालक बालिकाएं हो गए हैं 8, तो 40 डिवाइड बाय 8 मतलब 5 स्वीट्स हर एक स्टूडेंट को, हर एक विद्यार्थी को, हर एक चिल्ड्रन को मिलेंगे। कितने? 5 स्वीट्स। यहां पे आप चाहें तो क्लैरिटी के लिए एक टेबल भी बना सकते हैं। तो यहां पे आपने लिख दिया चिल्ड्रन, यहां पे हम लिख रहे हैं चिल्ड्रन शॉर्ट में, और यहां पे स्वीट्स। क्या लिख रहे हैं हम? स्वीट्स। तो यहां पे आपने लिख दिया स्वीट्स। अब चिल्ड्रन कितने हैं? 10, तो स्वीट्स कितनी? 4। अब आपने चिल्ड्रन की संख्या कर दी 8, तो स्वीट्स कितने थे ये आपको बताना था, और आपने जवाब निकाल के बताया कि बी की वैल्यू आएगी 5। सिंपल, सरल, सुंदर, स्वच्छ सवाल। चलिए स्क्रीन करेंगे हम यहां पे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 87 क्या बोल रहा है हमसे कि 44 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 9 डेज। ठीक है, 44 गायें हैं जो कि 9 दिन में पूरी जो फील्ड है उसको ग्रेज कर सकते हैं, खा सकते हैं। हाउ मेनी लेस और मोर काउस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 12 डेज। अब उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई 9 दिन में खत्म नहीं करना है, 12 दिन में खत्म करवाना है। तो उस केस में क्या करोगे? आपको बताना है कितनी अधिक या कितनी कम गाय की संख्या लगेगी। सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि फील्ड में कितनी ग्रास या फिर कितना काम करना है। तो भाई जो काउज है उन्हें कितना काम करना है? तो सर वर्क डन जो है हमारा यहाँ पे वर्क है कि भाई 44 काउज को 9 डेज वर्क करना है। हालांकि वो जो काम है वो खाना खाने का ही है, पर काम तो है ना। तो 44 काउज को 9 डेज काम करना है। यहां पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? सर वो होगी 396। 9 4 जा कितना होगा? 36। 6 या 3 ऊपर 9 चौके 36। अच्छा, ये जो वैल्यू मिली है ये क्या रहेगी? काम कितना रहेगा? सर ये रहेगा कांस्टेंट। भाई 396 के बराबर ही काम करना है, मतलब काउस को उतना ही खाना है। ठीक है, आप दूसरे की फील्ड में नहीं जा सकते, वो जो खाना है फील्ड के अंदर वो फिक्स ही रहेगा, है ना। तो यहां पे आपको ये कैसे मिला? सर प्रोडक्ट करने पे मिला। कैसे मिला? प्रोडक्ट करने पे। तो यहां हम लिखेंगे प्रोडक्ट, और इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब साफ है कि यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन का केस बन रहा है। चलिए ये तो हो गया गणित की भाषा, अब जरा सामान्य ज्ञान से भी देख लेते हैं हम लोग। तो भाई यहां पे देखिए आपके एक जो टेबल बनेगा उसमें 2 बॉक्सेस बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, एक होगा काउस का, एक होगा डेज का। तो ये काउस, ये डेज। 44 काउस 9 डेज। अब आपने क्या बोला कि नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब जब आपको 12 दिन तक काम खींचना है या फिर 12 दिन तक खाना खिलाना है तो आपको नंबर ऑफ काउस कम करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड में जो ग्रास है, जो खाना है, वो तो सीमित ही है। तो एक चीज जब बढ़ रही है, जब नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं? जब नंबर ऑफ डेज आपका इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ काउस कम करना पड़ेगा। तो ये किसका केस बन रहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस बन रहा है। चलिए अब यहां पे कैसे निकालोगे नंबर ऑफ काउस? तो सर नंबर ऑफ काउस निकलेगा वुड बी इक्वल टू कि 396 है टोटल फूड, इतना खाना है, और ये कितने दिन चलना है? 12 दिन। तो आपने डिवाइड बाय 12 कर दिया। अब आप चाहें
तो ये 396 इसको डिवाइड करने की जगह लिख दीजिए 44 इंटू 9/12। इससे क्या होगा, इससे डिवीजन करने में आपको आसानी मिलेगी। यहां पे हो जाएगा 3 3 जा 9, यहां पे हो जाएगा 3 4 जा 12, यहां पे हो जाएगा 4 1 जा 4, यहां पे हो जाएगा 4 11 जा। तो आपको करना पड़ेगा 33 काउस। कितने? 33 काउस की संख्या करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपको 9 दिन खाना चलाना है तो फिर आपको काउ की संख्या कम करनी पड़ेगी। तो कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ काउस? 33 हो जाएगी, यदि आपको 12 दिन तक खाना चलाना है तो। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, यहाँ पे एक बटन और सवाल चेंज और स्क्रीन भी क्लियर। ये था हमारा मैजिक। सवाल नंबर 88 देख लीजिए। 30 पर्सन्स कैन रीप अ फील्ड इन 17 डेज। 30 लोग एक फील्ड को रीप करना, मतलब बेसिकली कट करना, जो भी हम कह सकते हैं, उसको 17 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एंगेज टू रीप द फील्ड इन 10 डेज। चलिए, तो काम कितना करना है? तो भाई वर्क करना है सर जितना 30 लोग 17 दिन में करेंगे। ठीक है, इतना काम करना है। 30 लोगों का 17 दिन का काम हमें करना है। तो कितना हो गया भाई? 340 नहीं, 17 इंटू 3 करोगे तो हो जाएगा 510। 17 3 जा कितना होता है? 510 होगा। 7 या 21, एक यहाँ 2 ऊपर, 3 1 जा 3 4 5। तो 510 आपको काम करना है। ये काम क्या है सर? ये काम कांस्टेंट है, क्योंकि सेम ही फील्ड को आपको रीप करना है। कांस्टेंट वैल्यू आई कैसे? प्रोडक्ट करने पे। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्या होगा? इनवर्स कनेक्शन होगा। बहुत बढ़िया। अब जरा हम टेबल बना के अपने कॉमन सेंस के हिसाब से भी देख लेते हैं। सर कॉमन सेंस के लिए टेबल जो हमने बनाया उसमें 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, पहला कॉलम जो होगा आपका, पहला पार्ट जो होगा वो किसका होगा? वो होगा पर्सन्स का, दूसरा होगा डेज का। तो कितने पर्सन? 30 पर्सन। कितने डेज? 17 डेज। अब नई संख्या क्या है? पर्सन्स आपने पता करना है, नंबर ऑफ डेज आपको पता है 10। तो वही फील्ड को 10 दिन में करने के लिए आपने कितने लोग लगेंगे? अब जब आपने दिनों की संख्या कम कर दी है, मतलब हर एक दिन में ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो एक चीज कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। ये क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन का क्लासिक केस। चलिए, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो, कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएगा भाई 510 काम करना है। 510 इतना काम करना है। कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो आप डिवाइड कर दीजिए, आपका जवाब आएगा 51। कितने लोग चाहिए होंगे? 51 लोग चाहिए होंगे आपको ये पूरा काम करने के लिए। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, सिंपल सरल सुंदर डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहां पे हमने किया स्क्रीन को क्लियर। तो भाई 10 दिन में काम करना है तो कितने लोग लगेंगे? 51 लोग लगेंगे, जो पहले 30 दिन में 17 लोग कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 89 क्या बोल रहा है आपसे? शुभम टेक्स 20 मिनट्स टू रीच हर स्कूल। सॉरी, शबनम है, माफ कीजिएगा। तो शबनम जी जो है वो 20 मिनट में अपना स्कूल पहुंच जाती हैं। इफ शी गोज एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब आगे की कहानी ये है कि भाई वो मान लीजिए स्कूल पहुंच गई। स्कूल पहुंची तो उनकी सखी सहेलियां वहां पे आई नहीं थी, वो आई 4 मिनट लेट। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई कल से हम 20 मिनट में नहीं, कल से हम अपनी सखी सहेलियों के टाइम पे, मतलब 24 मिनट पे पहुंचना चाह रहे हैं। तो वो घर आई। घर आके उन्होंने आपसे पूछा कि भैया बताओ कि हमें कितने की स्पीड पे जाना चाहिए, हम उतने की स्पीड पे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर हम देखें कि हम टेबल बना के प्रयास करें कि कहानी का सार क्या है, तो कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि भाई एक तरफ है स्पीड, एक तरफ है टाइम। यदि स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की तो टाइम है 20 मिनट, लेकिन आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कितने है? स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो ये केवल मिनट में रहेगा, तो फिर गलत हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। किस में होना चाहिए? या तो दोनों आवर्स में या फिर दोनों मिनट्स में। ठीक है, चलिए तो हमने टाइम को 20/60 आवर लिख दिया। अब अगर वो 24 मिनट में, अर्थात तो 24/60 घंटों में, 24/60 क्या हो जाएगा भाई? 1 घंटे का 24वां हिस्सा। तो वही हमने लिखा है 24 मिनट में यदि उनको पहुंचना है तो स्पीड कितनी रखनी है? अच्छा, यहां पे क्या कांस्टेंट है? क्या यहां पे स्पीड कांस्टेंट है? नहीं सर, वो तो चेंज होगी। क्या टाइम कांस्टेंट है? नहीं सर, वो तो चेंज हो चुका है। तो फिर क्या कांस्टेंट है? सर अगर हम थोड़ा सोचें तो घर से लेकर स्कूल तक की दूरी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, वो कांस्टेंट है। और वो आएगा कैसे? स्पीड इंटू टाइम करने पे, जो कि यहां पे होगा 6 × 20/60
लगभग आएगा 2 किलोमीटर। कितना आएगा? 2 किलोमीटर। चलिए, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर। तो ये प्रोडक्ट करने पे आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, तो ये केस किसका हो जाता है? जी हां, बिल्कुल जैसा आपने सोचा है अपने मन में कि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो जाता है, ये गणित के हिसाब से। थोड़ा हम सामान्य ज्ञान भी देख लेते हैं। सर यदि समय आपको बढ़ाना है तो स्पीड घटानी पड़ेगी, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो उतना ही है, जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना ज्यादा आपकी स्पीड होगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, पैदल, साइकिल, टू व्हीलर, कार, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, मुंबई से लेकर दिल्ली तक की दूरी, इन सबसे आप तय करेंगे तो जितनी कम स्पीड है उतना ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पे भी जब समय बढ़ जाएगा आपका तो स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी। किसका केस? इनवर्स प्रोपोर्शन का। अच्छा, ये जो स्पीड इंटू टाइम हमने लिखा है कि भाई a इंटू 24/60, ये भी आपको क्या करने में हेल्प करेगा? ये भी आपको वही 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में हेल्प करेगा। तो a की वैल्यू मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी? सर स्पीड हो जाएगी a इक्वल टू 2 इंटू 60/24। उल्टा हो जाएगा। यस सर, 12 के टेबल से 12 5 60, 12 2 24, 2 से 2 कैंसल। आपकी स्पीड होनी चाहिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो कि पहले थी 6 किलोमीटर की। जब आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे तो आपको 24 मिनट में लगेंगे स्कूल पहुंचने में। तो शबनम जी अपने मित्रों के साथ, मतलब सखी सहेलियों के साथ ही उसी समय पे स्कूल में कदम रखेंगी जिस समय पे बाकी सब रखेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए, स्क्रीन यहां पे हो गई क्लियर, और मूव करेंगे सवाल नंबर 90 की तरफ। ये भी वही है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला ही क्वेश्चन है। रवि स्टार्ट्स फॉर स्कूल एट 8:20। चलिए, जो रवि है वो स्कूल जाने के लिए कितने बजे निकलता है? तो रवि भैया निकलते हैं 8:20 पे। चलिए, अब क्या हो रहा है? मतलब रवि भैया को बोलना, मैं आगे चलते। इफ ही ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति आवर, तो कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं रवि भैया? तो रवि भैया की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, लिख लिया हमने स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर। स्पीड क्या आगे हम नहीं लिख रहे हैं, यूनिट क्या है। ठीक है, तो वो स्कूल पहुंचते हैं लेट बाय 8 मिनट। मतलब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि सर जिस समय पे उनको पहुंचना चाहिए उससे वे 8 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। तो मान लीजिए, तो लेट हम लिख रहे हैं कि लेट, क्या नाम है उसका, स्कूल रीचिंग टाइम भी एक्स। लेट स्कूल रीचिंग टाइम, मतलब स्कूल पहुंचने का समय, स्कूल रीचिंग टाइम भी एक्स बोला हमने। ठीक है, कि भाई इतने बजे आपको पहुंचना है। रवि भैया क्या करते हैं? सर रवि भैया 8 मिनट लेट हो जाते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा यहां पे? आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेशन करेंगे तो स्पीड के यहां पे नीचे आएगा कितना? टाइम आएगा, और टाइम कितना हो जाएगा कि सर x + 8। जिस समय में या जितने समय में उनको पहुंचना चाहिए उससे 8 मिनट लेट पहुंचते, मतलब 8 मिनट ज्यादा लेते हैं। क्या आपको यह समझ में आ गया? जी सर। अब क्या बोल रहा है आगे? बट यदि वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो ठीक है भाई, 16 की स्पीड कर ली उनने, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, मतलब निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच गए। तो भाई अगर पहुंचना था 20 मिनट में, आप पहुंच गए 10 मिनट में। तो जब आप जल्दी पहुंच रहे हैं तो भाई समय से पहले पहुंच रहे हैं, मतलब समय से कम है तो माइनस कर दिया। जब आप लेट पहुंच रहे हैं मतलब समय से ज्यादा समय ले रहे हैं जितना लेना चाहिए, तो आपने प्लस कर दिया। अब आपसे क्या बोल रहा है वो? बताइए कि स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है। चलिए, स्कूल पहुंचने का टाइम आपने मान लिया x। अब यहां पे जब आप देखेंगे तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? सर स्कूल से लेकर घर तक की दूरी, या घर से लेकर स्कूल तक की दूरी, डिस्टेंस हमेशा रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये केस किसका बन रहा है? यदि हम ऐसे देखें तो सर जब स्पीड बढ़ रही है टाइम घट रहा है, तो इसको हम कहेंगे इनवर्स का केस। और ऐसे भी देखें यदि, तो डिस्टेंस आता है स्पीड इंटू टाइम करने पे, मतलब है ये कौन सा केस? प्रोडक्ट वाला केस है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो दोनों ही लॉजिक से इनवर्स प्रोपोर्शन का केस बन रहा है मतलब। ठीक है, चलिए, तो भाई प्रोडक्ट है, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आप क्या करेंगे? सर दो है यहां पे केस, एक है 10 की स्पीड
और 8 मिनट लेट। कहां पहुंचने में? स्कूल पहुंचने में। वहीं दूसरा केस है जो कि बराबर होगा, क्योंकि घर से लेकर स्कूल तक की दूरी बराबर है, तो भाई 16 की स्पीड और समय कितना? 10 मिनट कम। तो कुछ इस प्रकार से दोनों पक्ष बराबर, क्योंकि ये भी बता रहा है आपको घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस और ये भी बता रहा है आपको घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस। तो यहां पे हो जाएगा 10x प्लस 80 इज इक्वल टू 16x माइनस 160। ठीक है, यस सर। ये माइनस 160 जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा प्लस 160, तो 160 प्लस 80 इज इक्वल टू 16x माइनस 10x। ये क्या हुआ सर? ये माइनस यहां जाएगा तो प्लस, 10x वहां जाएगा तो माइनस। अब 16 और ये 80 हो जाएगा कितना? 240, और 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 6x बचेगा। डिवाइड करने पे x की वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड करने पे आपको मिलेगी भाई 240/6 इज इक्वल टू x। 40 आएगी x की वैल्यू, मतलब कितना है? असल समय कितना है? 40 मिनट लगते हैं। तो यदि वो 8:20 पे स्टार्ट कर रहा है तो स्कूल पहुंचने का या स्कूल स्टार्ट होने का टाइम कितना होगा सर? 8:20 पे पहुंच रहे, निकल रहे हैं घर से, 40 मिनट लगता है, तो 9 बजे स्कूल पहुंचेगा व्यक्ति। कितने बजे? 9 AM पे स्कूल पहुंच जाएगा, या फिर 9 AM पे स्कूल स्टार्ट होता होगा। तभी तो हमने डिसाइड किया ना कि लेट और अर्ली कैसे। भाई अगर 10 की स्पीड पे जा रहा है तो 9:08 पे पहुंचता होगा, 16 की स्पीड पे जा रहा है तो 8:50 पे ही स्कूल पहुंच जाते होंगे। यहां पे देखा जाए तो सवाल इनवर्स प्रोपोर्शन में वैल्यूज निकालने का कम था, परंतु उसका एप्लीकेशन करने का ज्यादा था कि आपको दोनों ही जगह पे अननोन क्वांटिटी पता है। ठीक है, अब अगर वो कल को आपसे यहीं पे पूछ ले, इसी में एक्स्ट्रा सवाल पूछ ले कि भाई असल स्पीड कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने की स्पीड पे व्यक्ति को चलना चाहिए कि वो एग्जैक्टली शार्प टाइम पे पहुंच जाए, तो वो आप बाद में कभी निकाल सकते हैं। एक होमवर्क के तौर पे आप ले सकते हैं सवाल को और अपने जवाब को बता सकते हैं। चलिए, क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 51 है हमारा। हमें मैच द कॉलम करना है। 8 हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, उनसे मैचिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा है, इस बात का ध्यान रखना। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सटीक मैच हो रहा है। चलिए, एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली टू ईच अदर, एक दूसरे से इनवर्स में मीट करते हैं, मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब एक्स वाई कांस्टेंट। कहां पे दिख रहा है आपको एक्स वाई कांस्टेंट? तो सर सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां पे आपने लिख दिया सी। मैच द कॉलम जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे लाइन खींच के ही किया जाए। यदि आपको अच्छा एकदम स्वच्छ सुंदर नीट काम करना है तो आप ऐसे आगे लिख दीजिए कि भाई ये इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, कम से कम लाइन खींचने से तो बेटर ही रहेगा। चलिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ क्वांटिटीज पी एंड क्यू। ठीक है, जब आप मैथमेटिकली इनवर्स प्रोपोर्शंस को देखते हैं, पी एंड क्यू को, किसको? इनवर्स प्रोपोर्शन को, तो वो कैसे दिखेंगे सर? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यदि हम इसको क्यू मान ले, यहां पे मान लीजिए। चलिए, तो ये जो क्यू है P/1/Q, मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? अपोजिट चलते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। चलिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट वाला बोल रहा है वो। ठीक है, डायरेक्ट में क्या है? एम और एन है, पी और क्यू नहीं है। डायरेक्ट का मतलब है सीधे सीधे, जैसे यहां पे दिख रहा है जी वाले में कि भाई सीधे सीधे आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए, व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, y इज 2.5, और व्हेन y हो जाएगा 5, x हो जाएगा 10। तो ये काम करें, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए x और y की वैल्यूज लिख के। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा यहाँ पे x, यहाँ पे लिखा y। x की वैल्यू है 5 तो y की वैल्यू है 2.5। ठीक है, अगले वाले में देखो y की वैल्यू लिखिए पहले, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10। वरना अक्सर इंसान क्या करता है? इसको मान लेता x, इसको मान लेता y, क्योंकि भाई पहले जनरली x की वैल्यू लिखी जाती है। पर यहां सवाल बनाने वाले ने थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास किया है, कृपया सतर्क रहे। अब यहां पे देखो रेशियो कितना आ रहा है सर? रेशियो हो रहा है यहाँ पे 5/2.5, तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा। यहां पे भी 2:1 का रेशियो, क्योंकि रेशियो बराबर है, मतलब ये किसका केस होगा सर? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? एक्स और वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात एफ वाला आपका जवाब होगा।
चलिए यहां पे लिखेंगे आप f, क्योंकि x और y क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ऐसा कुछ हमें दिख रहा है क्या, नहीं सर। चलिए इसके अलावा कोई और जो ऑप्शन जो बेहतर तरीके से हमें यही जवाब बता सके। अगला देख लेते हैं, x 10 है y 5 है। फिर से बनाइए एक बॉक्स जहां पे आपको x और y की वैल्यू पुट करके चेक करना है। देखिए अगर आप स्मार्ट हैं कि सर हमें बिना टेबल के ही वैल्यू निकालना है तो वो आपकी इच्छा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भाई दुर्घटना से देर भली, अर्थात भले यहां पे 2 मिनट लग जाए पर कुल मिला के कैलकुलेशन सटीक होना चाहिए, जवाब सटीक होना चाहिए, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में हमसे जवाब ना गलत हो जाए। चलिए x की वैल्यू 10, y की 5, x की वैल्यू 20, y की 2.5। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आपको रेशियो मिल रहा है, पहले वाले में मिल रहा है 1:2:1, दूसरे वाले में 2:1 तो नहीं मिल रहा है, 8:1 मिल रहा है, तो मतलब डायरेक्ट तो नहीं। अब इनवर्स चेक कर लेते, इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, और हाँ डायरेक्ट नहीं है इसका ये मतलब नहीं इनवर्स नहीं, इनवर्स हो जाएगा, गलती से भी ये मत करना, चेक करना कि भाई इनवर्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं। इनवर्स की कंडीशन क्या होती है कि मल्टीप्लाई करने पे सेम आना चाहिए, तो 5 × 10 करेंगे 50, 2.5 × 20 करना है, तो पहले 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5 बन जाएगा 25, 25 दूनी हो जाएगा 50। जी हाँ बिल्कुल, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यूज आ रही है, मतलब ये किसका केस होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस होगा, जो कि यहां पे h में लिखा है। तो यहां आपने लिखा f, ठीक है, यहां आपने लिखा g, यहां पे लिखा d, बाकी सब चीजें हम हटा देते हैं यहां पे। तो क्या हो जाएगा, ये किसका केस हो जाएगा, ये हो जाएगा h का केस, जहां पे चीजें हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए x एंड y वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर, अब इसको आपको दिखाना है कि इनमें से कौन सा होगा। जब डायरेक्टली वेरी करते मतलब क्या होगा सर, डिवीजन करने पे कांस्टेंट वैल्यू, डी से डायरेक्ट, डी से डिवीजन, और यहां कहां हो रहा है डिवीजन में, तो सर ए वाले ऑप्शन में हो रहा है डिवीजन, जहां पे आपको बोल रहा है कि डिवाइड करने पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो हो रहा है ऑप्शन ए में, तो हमने उसको यहां पे लिख दिया। चलिए इफ x एंड y वेरी इनवर्सली, मतलब इनवर्सली का मतलब क्या होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। देन ऑन डिक्रीजिंग y, यदि आपने x को डिक्रीज किया, इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हमारे पास वो है ऑप्शन में, जी हां सर ऑप्शन बी देखिए, y विल इंक्रीज इन प्रपोर्शन, जी हां बिल्कुल ठीक। इन प्रपोर्शन का मतलब है कि एक फिक्स रेशियो में बढ़ेगा घटेगा, ऐसे रैंडमली कुछ भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि सिर्फ लिखता y विल इंक्रीज तो शायद हमारा वो जवाब इनकम्प्लीट होता और हम उसको मार्क करने से थोड़ा सा कतराते, ठीक है। चलिए अब यहां पे x एंड y वेरी डायरेक्टली मतलब या तो साथ में इंक्रीज या तो साथ में डिक्रीज, तो ऑन डिक्रीजिंग x, अब जब आप x को डिक्रीज कर रहे हैं तो y क्या होगा सर, y भी डिक्रीज होगा लेकिन एक प्रोपोर्शन में, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है। तो कोई अगर आपसे ये कह दे कि भैया केवल y इंक्रीज होगा तो आप उसको मार्क ना करें, ऐसा मेरा सजेशन है। कृपया पूरा स्टेटमेंट पढ़ लें, यदि प्रोपोर्शन वर्ड या फिर फिक्स रेशियो या फिर इन अ फिक्स पैटर्न नहीं लिखा है तो आप उसको अवॉइड करें मार्क करना, या अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लें कि आदरणीय शिक्षक शिक्षिका महोदय कृपया एक बार इसे देख ले और हमें बताएं कि यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, क्योंकि यदि आप ये नहीं लिख रहे हैं कि चीजें फिक्स प्रोपोर्शन में या फिक्स रेशियो में हैं तो फिर आप इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सही परिभाषा नहीं प्राप्त ज्ञान कर रहे हैं या फिर सही परिभाषा नहीं बता रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 92, देयर आर 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 75 ग्राम्स ऑफ सॉर्टेड फिश। किसी टाइप की फिश में यदि 75 ग्राम मछली है तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज इन 225 ग्राम ऑफ दैट फिश। अगर उसी फिश का वजन 225 ग्राम हो जाएगा तो उसमें कितना प्रोटीन होगा। तो यहां पे हमारे बनेंगे 2 कॉलम, ठीक है, एक का नाम होगा वेट, दूसरे का नाम होगा प्रोटीन। तो यहां पे लिखा आपने वेट और यहां लिख दिया कितना प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। चलिए अगर वेट है 75 तो प्रोटीन कितना है सर, 20 ग्राम। अब जब वेट आप कर रहे हैं 225 तो प्रोटीन कितना होगा ये आपको बताना है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या चीज फिक्स है सर, इसमें फिक्स चीज ये है कि भाई 1 ग्राम में कितना प्रोटीन होगा, क्योंकि सेम ही मछली है। तो क्या प्रोटीन, हाँ, इन 1 ग्राम फिश कितना हो जाएगा सर, 75 ग्राम की मछली में 20 ग्राम फिश प्रोटीन है, तो 20 ग्राम है किसमें, 75 ग्राम में।
ये है कहानी यहां पे। और ये जो रेशियो हमें मिला है कि भाई 1 ग्राम फिश में कितना प्रोटीन है, तो भाई 75 ग्राम फिश में कितना था, 20 ग्राम था, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 20/75, जिसको आप सॉल्व करेंगे आपका जवाब आएगा। यदि आप इसको 5 से टेबल के कैंसिल कर रहे हैं, 5 4 जा हो जाएगा 20, और नीचे हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। और ये जो वैल्यू आपको मिली है 4:15, ये जो रेशियो हमें मिला है ये रहेगा हमारे लिए कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि भैया मछली में 1 ग्राम मछली में कितना प्रोटीन है वो तो फिक्स ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होता रहेगा। क्योंकि यहां पे देखो क्या है, दैट फिश, मतलब वही फिश है, मछली चेंज नहीं हुई है। अब ये क्या हो गया, ये तो 1 ग्राम का हो गया, ठीक है। कैसे आया, ये सब डिवाइड करने पे आई कांस्टेंट वैल्यू, और यदि डिवाइड करने पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है मतलब ये किसका केस है, डायरेक्ट का केस है। अब सोचने समझने देखने वाली बात, यदि हम जनरल कॉमन सेंस भी सोचें तो जब वेट बढ़ते जाएगा तो प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। छोटी मछली में कम प्रोटीन, बड़ी मछली में ज्यादा प्रोटीन, मतलब किसका केस, डायरेक्ट का केस। कैसे निकाला आपने, तो सर 20/75, क्योंकि डायरेक्ट का केस है तो मतलब जितना 1 ग्राम में था, ठीक है, उतना ही होगा, कितने में, उतना ही होगा सर 225 ग्राम में, मतलब दोनों का रेशियो बराबर। तो जितना 20 ग्राम में था और जितना 75 ग्राम की मछली में था उतना ही होगा 225 ग्राम की मछली में, इसलिए दोनों रेशियो बराबर। अब आप बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भाई 4/15 into 225 इज इक्वल टू बी, मतलब कितना होगा प्रोटीन उस मछली में, बी के बराबर होगा, जिसे हम मल्टीप्लाई करके अभी निकालेंगे। शायद तक 15 का स्क्वायर होता है 225, एक बार चेक कर लीजिए, जी हाँ बिल्कुल। तो 15 चौके 60, 60 ग्राम्स होगा, 60 ग्राम्स होगा किसमें, इस 225 ग्राम वाली फिश में। आप ऐसा लिख सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो 75 इंटू 3 करोगे तो 225 आता है क्या, एक बार चेक करो। सर 250, जी हाँ बिल्कुल। तो इंटू 3 करने पा रहा, तो नीचे भी देखो 20 इंटू 3 करोगे 60 आएगा, मतलब आप सही जा रहे हैं। कैसे निकाला आपने, सर आपने पहले 75 ग्राम मछली में 20 ग्राम था, वहां से निकाला 1 ग्राम मछली में कितना होगा, फिर उसकी मदद से आपने निकाला कि भाई 225 ग्राम की मछली में कितना होगा। एक का पता तो फिर हम बहुत का निकाल सकते हैं, जैसा कि हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल नंबर 92 समाप्त। सवाल नंबर 93 क्या बोल रहा है आपसे कि मिस अंकिता हैज टू ड्राइव फ्रॉम झरेड़ा टू गनवारी, 2 जगह जा रही है वो, जहां से कहां से, झरेड़ा से गनवारी जा रही हैं वो, बहुत बढ़िया, हैप्पी जर्नी मैडम जी, ठीक है। शी मेजर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर बिटवीन द विलेजेस ऑन द मैप, ठीक है। तो मैप पे उनका डिस्टेंस कितना है, सर मैप पे डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द विलेजेस इफ द मैप स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। यहां पे देखो, ठीक है, मैप और एक्चुअल डिस्टेंस ऐसा लिख देते हैं आप टेबल में, ठीक है। मैप और एक्चुअल डिस्टेंस हम ऐसा लिख देते हैं, हमारा टेबल कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। चलिए अब वो क्या बोल रहा है कि यदि मैप पे है 1 सेंटीमीटर तो एक्चुअल में कितना होगा 10 किलोमीटर। ये कैसे आया सर, ये स्केल दिया है ना कि मैप का 1 सेंटीमीटर मतलब असल जिंदगी में 10 किलोमीटर। अब यदि आपका मैप पे है 3.5 तो असल में कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए आपका स्केल क्या है, सर हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर। ये आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, सर ये है हमारा डिवीजन, ठीक है। ये जो स्केल है ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है, डिवीजन दर्शा रहा है। और ये जो स्केल है ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मैप, मतलब मैप में कहीं से भी कोई भी पॉइंट मेजर कीजिए, स्केल तो यही रहेगा, स्केल चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही मैप में 2-3 स्केल डाल दोगे तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पूरे मैप में हमेशा किसी एक मैप में एक ही स्केल चलता है। तो ये जो डिवीजन है, स्केल है, ये कांस्टेंट है, तो मतलब ये किसका केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो मतलब 1/10 जो होगा, जो कि आपका स्केल है, वही स्केल कायम रहेगा जब आप करेंगे 3.5/b, मतलब स्केल किस पे, मैप पे 3.5 और असल में b। अब आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगी b की वैल्यू, तो 3.5 इंटू 10 मतलब b की वैल्यू कितनी, 35 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि दोनों गांव के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस,
तो सर वो हो जाएगा 35 किलोमीटर है असल डिस्टेंस दोनों विलेजेस के बीच में। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, सरल सिंपल स्वच्छ क्वेश्चन। अगर आप ये टेबल ना भी बनाए और उतना मेहनत ना भी करें तो भी आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। एकदम बेहद कॉमन सेंस है कि भाई 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर तो 3.5 कितना होगा। पर यहां आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्जन दिखाया हमने, जो कि कई बार एग्जाम में जरूरी होता है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब प्रश्न क्रमांक 94 है हमारा यहाँ पे। अ वाटर टैंक कास्ट शैडो ऑफ 21 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक वाटर टैंक है, उसकी शैडो कितने की आ रही है भाई? 21 मीटर लंबी उस आदरणीय टैंक महोदय की शैडो है। ठीक है। अ ट्री ऑफ हाइट 9.5 मीटर। भाई पहला पार्ट थोड़ा मुझे लगा इनकम्प्लीट, क्योंकि सिर्फ वाटर टैंक की शैडो की बात की है, उसकी खुद की हाइट तो नहीं बताई है। अ ट्री ऑफ हाइट 9.5 मीटर्स कास्ट अ शैडो ऑफ 8 मीटर्स। अब यहां पे आपको जानकारी पूरी कंप्लीट दी है कि ट्री की हाइट है 9.5 और शैडो है 8 मीटर्स की। ठीक है, चलिए 9.5 है हाइट और शैडो है 8 मीटर। द लेंथ ऑफ द शैडोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट। सीधे ही बोल दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक मतलब क्या होता है? डिवीजन कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा, अगर आप सामान्य उससे भी सोचें तो यहां पे जैसे जितनी ज्यादा बड़ी हाइट उतनी ज्यादा बड़ी शैडो, छोटी हाइट का छोटा शैडो, बड़ी हाइट का बड़ा शैडो, सिंपल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यहाँ पे पूरा केस बन रहा है। तो यदि हम टेबल बना के वैल्यूज लिखें, ठीक है, टेबल बना के वैल्यूज लिखें तो हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा कि भाई हाइट और शैडो में जब हम देखेंगे तो यदि हाइट है आपकी 9.5, शैडो है 8 मीटर्स। अब जब हाइट हो जाएगी आपकी a तो शैडो होनी चाहिए 21 मीटर। क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि सर x अपॉन वाई, मतलब डिवाइड करने पे कांस्टेंट वैल्यू की रेशियो बराबर होगा। जो रेशियो हाइट और शैडो का यहां पे होगा वही रेशियो यहां पे भी शेयर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 9.5 अपॉन 8 शुड बी इक्वल टू a अपॉन 21। क्या ये सटीक है? क्या ये ठीक है? यस सर। अब हम क्या करेंगे सर? इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा भाई 95 अपॉन 80 इंटू 21 करने पे a की वैल्यू मिलेगी। क्या कोई किसी से कैंसिल हो रहा है? एक बार चेक कर लीजिए। सर दिख तो नहीं रहा है, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। चलिए तो हम करेंगे भाई 21 इंटू 9.5 सीधे सीधे। तो ये हमने जो डेसिमल हटाया था ये बेसिकली हमारे कुछ काम का रहा नहीं, तो हम इसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। चलिए 9.5 21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 21 इंटू 5 किया आपने यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। चलिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 189, 21 इंटू 9, 5 यहां पे 9, 8 और 1 9, तो जाएगा 199.5। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू इन द न्यूमरेटर। कितनी? 199.5। ठीक है, होल डिवाइड बाय 8 करने पे हमें मिलेगी a की वैल्यू। अब चलिए a की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? तो सर डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा हो जाएगा 16, कितना बचा आपके पास सर? 39 बचा, तो 8 4 जा हो जाएगा 32, कितना बचा आपके पास सर? 32, तो यहाँ पे 39 है, मतलब 7 बचा, तो पॉइंट लग जाएगा तो 75 हो जाएगा, तो 8 9 जा हो जाता है 72, 3 बचा तो 8 3 जा होता है 24। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 बचेगा, तो भाई फिर से 8 7 जा 56, 7 8 जा 56, तो 9375। आप इसको 24.9 मीटर्स भी लिख सकते हैं या फिर 25 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, एग्जैक्ट होगा 24.9375, पर आप 24.9 मीटर्स लिख के रफली छोड़ सकते हैं, या 94 लिख के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी होगी टैंक की हाइट, और जिसका शैडो बन रहा है कितना? 21 मीटर का बन रहा है, और ये वही रेशियो शेयर कर रहा है जो 9.5 मीटर का पेड़ 8 मीटर के शैडो से शेयर करेगा। क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन? हाइट और शैडो। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शैडो भी बड़ी होती जाएगी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए आसानी से ये प्रश्न हमने कर लिया है सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। और आसान क्यों था ये? क्योंकि भाई सवाल में साफ साफ लिखा हुआ था, और यदि नहीं भी लिखा होता तो भी हम इसको सॉल्व कर लेते। हमें अपने विद्यार्थियों पे पूरा भरोसा है कि वो आसानी से सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। चलिए, द टेबल शोज द टाइम फॉर 4 एलिवेटर्स टेकन टू ट्रैवल वेरियस डिस्टेंसेस। ठीक है,
फाइंड विच एलिवेटर इज फास्टेस्ट एंड विच इज स्लोएस्ट। अब यहां पे देखो डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है, तो आप ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते कि अरे सर ये तो 5 मिनट में ही पहुंच गई, अरे प्रभु 5 मिनट में 85 मीटर पहुंची है। तो इन सब में आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सी फास्टेस्ट है कौन सी स्लोएस्ट है। फॉर एग्जांपल यहां पे एलिवेटर ए जो है वो हो जाएगी 435 डिवाइड बाय 29 स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। एलिवेटर बी 448 अपॉन 28, ठीक है। एलिवेटर सी कितना हो जाएगा सर 130 अपॉन 10, ठीक है। और एलिवेटर डी 85 अपॉन 5। 85 अपॉन 5 जब आप करेंगे आपको मिलेगा कितना सर, हमें मिलेगा 5 1 जा 5, ठीक है, और 5 7 जा 17, ठीक है। कितना 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो यहां पे स्पीड कितनी हो गई सर, इसकी स्पीड हो गई 17, इसकी स्पीड हो गई 13। यहां पे 28 और 488 चल रहा है, तो 28 के टेबल में 488 आता है कि एक बार चेक करो। 28 10 जा तो 280 हो गया, 280 प्लस 280 कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 2 और 2 4 1 5 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 280 इंटू 8 करके देखो 8 8 16 नहीं, 8 के टेबल में 8 8 64 हो जाएगा। हाँ लास्ट में क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। 28 इंटू 6 करो कितना आता है 6 8 जा 48, तो 8 यहां 4 ऊपर, ठीक है। 6 2 जा 12 13 14 148 148 और 28 इंटू 20 करेंगे तो हो जाएगा 280। तो ये हो जाएगा 8 8 4 12 2 1 3 4 428 होता है 28 इंटू 16 करने पे, ठीक है। अब 28 इंटू 18 करके देखो कितना हो रहा है सर 8 8 जा 64, 4 यहां 6 ऊपर, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो जाएगा 22 और नीचे आ जाएगा 28। चलिए ये 4 8 और 2 10 2 1 3 4, ये तो 5 हो गया 504। तो 28 इंटू 17 करके देखो और क्या उसके आसपास ही होगा इंटू 17, तो 7 8 जा 56 इंटू 16 एक बार दोबारा करते हैं 6 8 जा 48, 8 यहाँ 4 ऊपर, 6 2 12 13 14 15 16 और यहाँ हो जाएगा 28। तो ये 8 8 और 6 हो जाएगा 14 2 3 448 आ गया। तो यहाँ कितना होगा 16 की स्पीड यहाँ पे है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं लास्ट वाला, वहां पे स्पीड कितनी है 29 और 435। तो 29 इंटू 17 नहीं 7 9 का कितना होता है 7 and 63 इंटू 15 करो तो 9 5 जा 45, 5 यहां 4 ऊपर, ठीक है। और 9 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 29। चलिए 5 ये हो जाएगा 9 और 4 13 2 1 3 4 435, तो कितना हो गया 15। अब यूं देखा जाए तो सबसे स्लोएस्ट पहले कौन सी लग रही थी सर, जो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, पर एक्चुअली वो क्या है सबसे फास्टेस्ट है। उसकी स्पीड कितनी है 17 किलोमीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड, 17 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड आपने लिख दिया यहां पे, ठीक है, कि भाई ए की कितनी है, तो ए की है 15, बी की है यहां पे आपने अगर अलग कॉलम बना दिए तो बी की है 16, सी की वह है 13 और डी वाले की है 17। तो स्लोएस्ट कौन सी है सर, स्लोएस्ट है जिसकी स्पीड सबसे कम है जो कि है सी, और सबसे फास्टेस्ट है डी। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय एलिवेटर्स बी एंड सी सेपरेटली इन 140 सेकेंड्स। मतलब 140 सेकंड बी चल रही है 140 सेकंड सी चल रही है, तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। हु ट्रैवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, ठीक है। चलिए आपको बी की स्पीड पता है, तो स्पीड ऑफ बी कितना है 16 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना लिखा उन्होंने सर, टाइम लिखा है 140 सेकेंड्स। चलिए आपको क्या पता लगाना है कितना कौन कवर करेगा, हु ट्रैवल्ड हाउ मच, मतलब क्या डिस्टेंस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डीबी, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 16 इंटू 140। और फॉर सी आपके लिए क्या हो रहा है, तो भाई स्पीड ऑफ सी लिख देता हूं मैं यहां पे कितनी है 13 मीटर प्रति सेकेंड। उसका टाइम कितना है, तो सर टाइम हो जाएगा यहां पे 140 सेकेंड दोनों ही केसेस में। तो डिस्टेंस कितना होगा सर, डिस्टेंस ऑफ सी हो जाएगा जो कि होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 13 इंटू 140। बस इनको मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर निकल जाएगा। 16 इंटू 140 करना है तो 16 इंटू 14 करके एक शून्य लगा देंगे, 6 4 जा 24, 4 यहां 2 ऊपर, 4 1 जा 4 5 6, फिर यहां पे आ जाएगा 16, ऐड किया आपने 4 6 और 6 12 और यहां पे 2, तो 224 यहां पे आ गया। डिस्टेंस ऑफ बी कितना है
224 मीटर। अच्छा, सी का डिस्टेंस कितना होगा, तो 14 इंटू 13 करना पड़ेगा आपको, फिर एक शून्य, 4 3 12, 1 कैरी, ठीक है, 3 1 3 4, फिर यहाँ पे 14 तो हो जाएगा 2 4 4 8, 182, कितना हो गया डिस्टेंस ऑफ सी, 182। हु ट्रेवल्स, क्या है, हु ट्रेवल्ड मोर, ऑब्वियस सी बात है बी ट्रेवल्ड मोर, एंड बाय हाउ मच, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो कितना आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो ये है भैया 2240 मीटर्स और ये है 1820 मीटर्स। कैसे पता आपको, सर एक जीरो भी था ना साथ में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा हाउ मच के लिए 2240 माइनस 1820, 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा, 22 में से 18 गया तो 420, ठीक है, बाय हाउ मच, तो आप क्या लिखोगे सर, 420 मीटर ज्यादा ट्रैवल किया है किसने, बी ने। आसान सा सवाल, बेसिकली यहां पे देखा जाए तो डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का कोई ज्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट लगा नहीं, केवल आपने यहां पे स्पीड अपॉन टाइम करके, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके पहले स्पीड निकाला, चारों की स्पीड को कंपेयर किया, फास्टेस्ट और स्लोएस्ट बताया और फिर आगे वाले प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं किसकी तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। वैसे यहां पे देखा जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या इनवर्स प्रोपोर्शन का केस लग रहा है क्या, सर देखो यहां पे टाइम 140 फिक्स है, ठीक है, तो अब इसके हिसाब से डिस्टेंस कम ज्यादा या फिर स्पीड कम ज्यादा होगी तो वो हमें कंपेयर करना था, तो यहां पे टाइम फिक्स हो, टाइम कैसे आता है, टाइम आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने पे, तो कहीं ना कहीं यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस तो बन रहा था इन दोनों के बीच में, मतलब बी और सी के बीच में, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए सवाल नंबर 96, a volleyball court is in a rectangular shape and its dimensions are directly proportional to dimensions of a swimming pool given below, ठीक है, चलिए इनका बीच में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा सर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डिवीजन करने पे कांस्टेंट वैल्यू, डिवीजन करने पे कांस्टेंट वैल्यू, मतलब यहां पे अगर आप देखें तो अगर हम इसको मान रहे हैं लेंथ और इसको मान रहे हैं विड्थ, जैसा कि सवाल में दिया है, क्योंकि आपको विड्थ बतानी है, तो जो रेशियो पूल का, सॉरी उसका कोर्ट का होगा विड्थ और लेंथ का, वही रेशियो होगा किसका, स्विमिंग पूल के विड्थ और लेंथ का, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोर्ट की लेंथ है 18 और विड्थ है 9, ठीक है, तो फिर यदि पूल की लेंथ है 75 तो इसी रेशियो में, जो कि ये दोनों शेयर कर रहे हैं, विड्थ भी होगी, जिसे हम यहां पे लिख रहे हैं बी, तो भाई 18/9 जो रेशियो है लेंथ और विड्थ का इधर, वही रेशियो होगा पूल का लेंथ और विड्थ का, तो 75/b, क्योंकि सवाल में क्या दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधे सीधे कनेक्शन में है। यदि आपने पूल कोर्ट से लेकर पूल को कंपेयर किया, तो जब पूल की लेंथ बढ़ रही है एज कंपेयर टू कोर्ट, तो उसकी विड्थ भी बढ़ेगी उसी रेशियो में। जैसे यहां पे देखिए रेशियो क्या है, 1/2 का है, 2/1 का, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, तो 2/1 इक्वल टू 75/b, b की वैल्यू हो जाएगी 2b इक्वल टू 75, तो b की वैल्यू हो जाएगी 75/2, 2 से डिवाइड करना है, 75/2 की आपने, आपका जवाब कितना आएगा सर, 70 दूनी होता है 35, तो थोड़ा ज्यादा उसे 37.5 मीटर आना चाहिए आपके पूल की लेंथ। कैसे पता चला आपको, सर सीधे सीधे दिया हुआ था कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसी का हमने यूज करके यहां पे इस सवाल को सॉल्व किया। क्या आपको ये समझ में आया, जी सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, तो यहां करेंगे हम स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 97 की ओर, जो क्या बोल रहा है हमसे कि रेसिप्रोकल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मफिन्स, ठीक है, कुछ एक स्पेशल टाइप के मफिन्स है, रिक्वायर्स 1 कप ऑफ मिल्क एंड 1.5 कप्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है। चलिए मफिन्स बनाने के लिए आपको मिल्क और चॉकलेट की जरूरत पड़ती है, तो उनका एक फिक्स रेशियो है। किसी भी चीज को जब आप बनाते हैं तो रेशियो अगर आपका ऊपर नीचे हो गया, मान लीजिए अब अगर आटा गूंद रहे रोटी बनाने के लिए और आपने पानी ज्यादा कर दिया आटा कम, तो फिर आपका आटा ऐसा अजीब सा बन जाएगा। यदि आपने आटा में पानी कम डाल कर दिया और आटा ज्यादा होगा तो आप उसको गूंद नहीं पाएंगे, वो बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मिल्क और चॉकलेट का भी यहाँ पे मफिन्स बनाने में रेशियो चलता है, जैसा कि मैं सवाल से समझ पा रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे चॉकलेट, कितना मिल्क 1 कप, चॉकलेट कितना 1.5 कप्स, ठीक है। अब क्या बोल रही है, आदरणीय रिया जी हैं, तो रिया है 7.5 कप्स ऑफ चॉकलेट, कितना उनके पास 1.5, उनके पास 7.5 कप ऑफ चॉकलेट है। इफ शी इज यूजिंग द रेसिपी एज अ गाइड, मतलब रेसिपी में जो दिया है, रेसिपी में जो क्वांटिटी दी है
उसी का प्रपोर्शन लेते हुए, मतलब अगर रेसिपी में 1 मिल्क पे 1.5 दिया है तो आपको भी वही लेना है। अगर आप वही यूज कर रहे हैं तो कितना मिल्क चाहिए होगा ये आपको बताना है। तो भाई यहां पे जो मिल्क और चॉकलेट का रेशियो है, ठीक है, तो मिल्क चोको रेशियो लिख रहा हूं मैं यहां पे, मिल्क चॉकलेट का जो रेशियो है वो आपको क्या रखना पड़ेगा सर, वो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मिल्क अपॉन चॉकलेट का जो रेशियो है वो क्या होगा सर, ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि भैया अगर इसको आपने ऊपर नीचे किया तो आपके मफिन्स नहीं बन पाएंगे, वो मफिन्स क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, मतलब जो सॉफ्टनेस चाहिए, जो टेस्ट चाहिए वो शायद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, इस रेशियो को नहीं खराब करेंगे। अच्छा, ये जो कांस्टेंट रेशियो ये आया कैसे सर, डिवाइड करने से आया, और जब डिवीजन है तो हम क्या करेंगे सर, यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा लॉजिक, जब आप कप की संख्या, चॉकलेट की संख्या बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको मिल्क की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, वरना वो मफिन्स नहीं बन पाएंगे। सिंपल। तो आपने क्या लिखा भाई, अब यहां पे आपको कितना चाहिए, मिल्क रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे हम, तो सर मिल्क रिक्वायर्ड यहां पे है ए, जिसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपने यहां पे लिख दिया भाई मिल्क रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ए। अब गणित के हिसाब से क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो जो रेशियो मिल्क और चॉकलेट यहां शेयर कर रहे हैं वो यहां पे भी होगा, वही रहेगा, वरना पूरी चीजें खराब हो जाएंगी, हम नई से चीज बना नहीं पाएंगे। तो 1/1.5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7.5। तो यदि रिया जी को 7.5 चॉकलेट यूज करना है तो उन्हें कितना मिल्क चाहिए होगा, वो कौन हेल्प करेगा, अभी कैलकुलेशन हेल्प करेगा। तो भाई 7.5 अपॉन 1.5 हो जाएगा ए की वैल्यू, क्योंकि दोनों के पास डेसिमल के बाद एक एक वैल्यू है, तो आप 75 और 15 लिख सकते हैं। इन्हें 15 के टेबल में 75 आता है, इनकी पुरानी दोस्ती है। 15 5 से कितना होता है, 75 होता है, तो आप कैंसिल करके यहां पे लिख सकते हैं ए की वैल्यू 5, मतलब कितना चाहिए, 5 कप्स ऑफ मिल्क चाहिए। कितना, 5 कप्स ऑफ मिल्क चाहिए, किसके लिए, ए के लिए। तो यहां पे होगा ए इक्वल टू 5। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान हमने यहां पे जवाब दे दिया। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 98, पैटर्न बी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइल्स लाइक पैटर्न ए। ठीक है भाई, पैटर्न ए में जो टाइल्स है वही टाइल्स पैटर्न बी में भी है, सेम, लेकिन कितने, 4 है। राइट अ प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग रेड डॉट्स एंड ब्लू डॉट्स इन पैटर्न ए, आर दे इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ यस राइट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। अब क्या बोल रहा है, यहां पे जो रेड और ब्लू डॉट्स हैं उनके हिसाब से आपको यहां पे अपने जवाब को बताना। देखो यहां पे देखो, डार्क हैं जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको थोड़े से यहां पे, उनको आप रेड मान लीजिए और दूसरे वाले को आप ब्लू मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमने जो ये डार्क वाले इनको क्या बोल दिया, ये है रेड डॉट्स, ठीक है, और इनको मान लिया ब्लू डॉट्स। अब इनका क्या बोला है, आपको प्रोपोर्शन लिखना है रेड डॉट्स और ब्लू डॉट्स को इन्वॉल्व करते हुए इन पैटर्न ए एंड बी। देखो अब वो कह रहा है फर्क क्या है सर, पैटर्न ए में 1 है, पैटर्न बी में उसी टाइप के 4 टाइल्स है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस तो नहीं आया पैटर्न में, खाली संख्या बढ़ गई है। और यदि मैं इतना ही नॉलेज यूज करूं तो मेरे हिसाब से भाई जो पैटर्न ए है उसका पैटर्न बी से क्या रेशियो होगा सर, 1:4 का होगा। क्यों भैया, क्योंकि सर देखो पैटर्न ए में 1 है, यहां पे सेम टाइप के 4 है, तो 4 गुना हो जाएगा। तो रेशियो क्या होगा पैटर्न ए और बी का, तो सर पैटर्न A:B का रेशियो होगा, ए पैटर्न ऑफ ए एंड बी का रेशियो, तो पैटर्न ऑफ ए एंड बी का रेशियो कैसे पता चला मुझे सर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक टाइल को 4 बार यूज कर रहे हैं, तो 1:4, ठीक है ना, यही होगा। अब अगर आप रेड वाले की बात करें तो रेड डॉट्स की यदि हम बात करें, जो कि हमारे हिसाब से कौन से वाले हैं, वो जो भरे भरे से हुए, वो कितने, तो सर वो ए में है 4 और बी में कितने हो जाएंगे, तो 4 8 12 16, कितने हो गए 4/16, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 1:4। ठीक है, अगर हम ब्लू डॉट्स की बात करें केवल, तो भाई ब्लू डॉट्स में भी कितने ब्लू डॉट्स, रेड वाले में ऊपर ए वाले में है 2, बी में 2 4 6 8, तो कितने हो गए 8, तो यहां पे रेशियो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कांस्टेंट। अब आप कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहां पे दिख रहा है, क्योंकि जैसे टाइल्स की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ डॉट्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सर डिवीजन करने पे कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिवीजन में 1/4 आ रहा है, तो यही हमारी k की वैल्यू होगी, कितनी
1/4 क्या होगी k की वैल्यू? व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन? तो 1/4 हो जाएगा यहां पे हमारा जवाब। क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? हाँ जी सर। क्यों, आपको कैसे पता? सर जैसे जैसे टाइल्स की संख्या बढ़ती जाएगी डॉट्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी। रेड कलर के अलग होंगे, ब्लू कलर के अलग होंगे, पर लेकिन रेड कलर के डॉट्स ए के कंपैरिजन में बी में ज्यादा हैं, क्योंकि वो 4 गुना हो गया। यहाँ पे 4 टाइल्स आपने यूज किए। चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 99 की तरफ, जो क्या बोल रहा है आपसे? अ बॉलर थ्रोज अ क्रिकेट बॉल एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या स्पीड है भाई बॉलर की? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, बढ़िया स्पीड है। हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टू रीच द बैट्समैन? अब यहां पे देखो सवाल आपसे क्या बोल रहा है। सवाल ने आपको स्पीड दे रखी है, कितनी है सर? स्पीड है हमारी 120 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलिए आपको स्पीड मिल गई। डिस्टेंस आपको कितना बोला है सर? डिस्टेंस है बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में 20 मीटर का। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है? टाइम कितना लगेगा ये बताना है। वैसे देखा जाए तो बहुत ही ये एकदम स्पीड डिस्टेंस टाइम का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, पर ये यहां पे क्यों आया वो मैं आपको विशेषता बताता हूं। देखो स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये स्पीड 120 किलोमीटर करती है 1 घंटे में। आपको कितना करना है? आपको इस डिस्टेंस को लाना है 20 मीटर पे, तो उस हिसाब से फिर आप टाइम को एडजस्ट करेंगे। तो यहां पे आप लिख रहे हैं स्पीड, ठीक है, स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन क्योंकि आपका डिस्टेंस है मीटर में, तो आपको स्पीड को किसमें चेंज करना पड़ेगा? सर हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो वो हम कैसे करेंगे सर? उसको करने का हमारे पास एक गोल्डन रूल है जिसको हम कहते हैं 5/18। मतलब जब आप किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में करना चाह रहे हैं तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा। अब यहां पे यदि आप 6 का टेबल यूज करेंगे, 6 2 जा 12, तो 20 और यहां पे हो जाएगा 6 3 जा 18। ठीक है, तो 20 इंटू 5 मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 100 मीटर, 100/3 मीटर प्रति सेकेंड। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो यहां पे ये नहीं होती दिख रही है मुझे। क्या किया आपने? 6 से कैंसिल किया, 6 2 12, 6 3 18, 20 इंटू 5 करोगे आएगा 100 और अपॉन 3। चलिए अब आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में कनेक्शन पता है? जी हां सर, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे आपकी स्पीड है कितनी? 100/3। ठीक है, डिस्टेंस कितना सर? डिस्टेंस है 20 और टाइम आपको पता लगाना है। क्या करोगे सर? यहां पे 100/3 इज इक्वल टू 20/10 हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि भाई 100/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो हमें मिलेगा 100t इज इक्वल टू कितना? 20 इंटू 3। यही होगा? जी सर, क्योंकि ये t वहां पे मल्टीप्लाई होगा, 100 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा t की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 100। मतलब कितना सर? ये हो जाएगा 20, यहां पे कैंसिल होके हो जाएगा 5 जा 3/5 मतलब कितना? 0.6, तो t हो जाएगा 0.6 सेकेंड्स। अर्थात 1 सेकेंड में भी कितना? 0.6 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड से पहले भी गेंद कहां पहुंच जाएगी? गेंदबाज से लेकर बल्लेबाज तक। और ऐसा आप क्रिकेट में देखते भी हैं, बार मैच में ऐसा ही होता है कि अपन को कई बार दिखती भी नहीं है कि बॉल का बॉलर ने फेंकी और कब बैट्समैन ने बैट से टच कर दिया। ठीक उसी प्रकार टाइम कितना? 0.6 सेकेंड, यदि उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति आवर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, 20 मीटर पहुंचाने के लिए 0.6 सेकंड लगेगा बॉल को ट्रैवल करने में। स्क्रीन करेंगे हम यहां पे क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 100। द वेरिएबल x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। जैसे ही मैंने देखा शब्द इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मेरे मन में क्या आया कि सर प्रोडक्ट जो होगा वो होगा कांस्टेंट। चलिए इतना जानकारी हमें मिल गई। इफ x इंक्रीजेस बाय p% बाय देन बाय व्हाट परसेंट विल y डिक्रीज। यदि आपने x को p% से इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो भाई y कितने परसेंट से डिक्रीज होगा ये आपने बताना है। सबसे पहले आपको क्या पता है कि सर इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है तो मतलब होगा x इंटू वाई कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं k भी कहते हैं हम लोग। चलिए अब आपने क्या किया? x को इंक्रीज कर दिया p% से। ठीक है, अब यदि x इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में y को डिक्रीज होना
पड़ेगा। बट लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रखना है, के की वैल्यू फिक्स रखनी है और आपको बैलेंस करना है, तो आप जिस परसेंट से एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए वाई को भी उतने ही परसेंट से डिक्रीज कर देंगे, ताकि वो एक दूसरे का असर क्या कर दे, कैंसिल कर दे, नलिफाई कर दे, और उन दोनों की वजह से हमारा जो इनवर्स प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो यदि आपने x को इंक्रीज कर दिया 10% से, y को भी आप उतने ही परसेंट से डिक्रीज कर देंगे, ताकि आपका जो पूरा ये सिलसिला चल रहा है जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है, जिसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट है, जिसमें k की वैल्यू फिक्स है, वो डिस्टर्ब ना हो। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल नंबर 101, हियर इज अ कीबोर्ड ऑफ अ हारमोनियम। एक हारमोनियम के यहां पे कीबोर्ड है। फाइंड द रेशियो ऑफ व्हाइट कीज टू ब्लैक कीज ऑन द कीबोर्ड। अब इसमें व्हाइट कीज कितनी है पहले वो गिन लेते हैं, तभी तो हम रेशियो निकालेंगे। तो व्हाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो व्हाइट कीज की संख्या है 10। ब्लैक कीज 1 2 3 4 5 6 7 है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ब्लैक एंड व्हाइट, तो सर व्हाइट एंड ब्लैक का सॉरी रेशियो होगा W एंड B का, व्हाइट है 10 ब्लैक है 7, तो रेशियो 10:7, सिंपल। चलिए दूसरा पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ब्लैक कीज टू ऑल कीज। तो भाई ब्लैक कीज टू ऑल कीज, ऑल मतलब दोनों ब्लैक एंड व्हाइट मिला के, तो पहले ब्लैक है 7, ऑल मतलब सारी, तो मतलब 10 और 7 हो जाएंगी 17, तो क्या होगा रेशियो 7:17। कैंसिल नहीं हो रहा इसलिए आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लास्ट में, दिस पैटर्न ऑफ कीज इज टू बी रिपीटेड ऑन लार्जर कीबोर्ड। ठीक है, आपको बड़े कीबोर्ड बनाने हैं। हाउ मेनी ब्लैक कीज वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ऑन अ कीबोर्ड विथ 14 सच पैटर्न्स। अगर ऐसे 14 पैटर्न्स हैं, ठीक है, मतलब ऐसे जैसे यह बना हुआ है ऐसे ही 14 पैटर्न्स है, तो सर एक पैटर्न में 7 ब्लैक कीज, 1 पैटर्न 7 ब्लैक कीज, यही कनेक्शन है। यस सर। तो अगर हम इसको देखा जाए तो एक पैटर्न में है 7 ब्लैक कीज, मतलब ये कौन सा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि जैसे जैसे पैटर्न की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पैटर्न्स की संख्या बढ़ती जाएगी, ब्लैक कीज की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और एक फिक्स रेशियो में, क्योंकि अगर आप उसको हिला देंगे तो आपका पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो वो इसलिए ये रेशियो फिक्स है, तो इसीलिए यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के तहत 14:7 करके हम नंबर ऑफ ब्लैक कीज निकाल रहे हैं। 14 कर रही हरी 14:7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 होता है 28, 8 यहां 2 ऊपर, 7 1 7 8 9, तो 98 ब्लैक कीज यहां पे होनी चाहिए। कितनी, 98। आपको कैसे पता चला कि सर सेम ही पैटर्न रिपीट करना है 14 बार, तो जितने में एक बार में है उतनी ही 14 बार रिपीट हो जाएंगी, जैसा कि हर बार डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 14:7 मतलब 98 कीज। स्क्रीन क्लियर। अब हम मूव करेंगे सवाल नंबर 102 की ओर। काफी आसान सवाल दिख रहा है। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन ऑफ द न्यू इको फ्रेंडली एनर्जी एफिशिएंट कार्स ट्रैवल्ड ऑन गैस। तो भाई ये गैस पे चलने वाला वाहन है। अब आपसे पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर इंडिकेटेड बाय द टेबल। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द कार इन 8 लीटर्स ऑफ गैस। अब आपको बेसिकली ये जो पहला वाला सवाल है ये आपसे पूछ रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में। सिंपल क्वेश्चन कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अब भाई डायरेक्ट और इनवर्स में कैसे चेक करते हो सर, या तो रेशियो चेक करते हैं या फिर हम चेक करते हैं प्रोडक्ट। तो जब आप रेशियो चेक कर रहे हैं तो पहले आ रहा है 1:15, 0.5 इंटू 7.5 करोगे, इसको भी जब आप सॉल्व करोगे आपका रेशियो आएगा 115। 230 मतलब कितना, 115। 2.5 37.5 ये भी कितना होगा, 1/15 करके देख लो। जब आप 25 में इंटू 15 करते हैं आपको जवाब 375 मिलेगा। 3/45 तो 1/15, 5/75 1/15। तो ऐसे देखा जाए तो डिवाइड करने पे रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। और जैसे ही डिवीजन कांस्टेंट आए तो कौन सा केस होता है सर, डिवीजन कांस्टेंट का मतलब है ये सीधा सीधा केस बन रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो भाई कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड बाय टेबल, द टेबल इज इंडिकेटिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टीज की भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपका जैसे जैसे लीटर्स ऑफ गैस बढ़ते जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। ये क्या है, ये रेशियो कांस्टेंट है। किसका, गैस और डिस्टेंस का। या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन गैस, जिसे हम सामान्य भाषा में एवरेज या माइलेज भी कहते हैं,
ये फिक्स है कितना 1/15 के रूप में, कि अगर आपने 1 लीटर गैस डलवाई तो गाड़ी 15 किलोमीटर चलेगी। ये क्या हुआ, ये आपका गैस और डिस्टेंस का हो गया रेशियो। आप यदि इसको उल्टा कर देते तो जिसे हम डिस्टेंस अपॉन गैस कहेंगे वो बेसिकली क्या कहा जाता है, सामान्य भाषा में एवरेज कहा जाता है या फिर माइलेज कहा जाता है, कि 1 लीटर में कितना चलती है गाड़ी। तो 1 लीटर में 15 का डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका एवरेज या माइलेज। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि यदि आपको 8 लीटर गैस आपके पास है तो आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, आपको यह बताना है। सेम रेशियो 8/x इक्वल्स टू 1/15। भाई जो रेशियो 1 लीटर गैस का 15 लीटर डिस्टेंस 15 किलोमीटर से है, वही होगा 8 लीटर्स का उसके डिस्टेंस से, क्योंकि भाई फिक्स है, गाड़ी का माइलेज चेंज तो होता नहीं है। अब आप सॉल्व करेंगे तो 8 × 15 करने पे आपको मिलेगी डिस्टेंस की वैल्यू या फिर x की वैल्यू। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है तो 8 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, 8 × 15 करने पे जो आंसर आएगा उतनी। चलिए, जब आपने पेट्रोल को 8 टाइम्स कर दिया, गैस को 8 टाइम्स कर दिया, तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, 8 5 40, 0 यहां 4 ऊपर, 8 1 8 9 10 11 12, तो 120 किलोमीटर चलेगा आपका वाहन यदि आपने उसमें 8 लीटर गैस डलवाई है तो। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने कैसे चेक किया, रेशियो देख के। जैसे ही हमें रेशियो मिल गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मिल गया, उसके बाद तो हमारे लिए सवाल एक केक वॉक था, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डिवीजन कांस्टेंट, या फिर यहां पे देखें अगर हम कॉमन सेंस भी यूज करें तो माइलेज या फिर एवरेज कांस्टेंट, उसकी मदद से हमने बाकी पूरी कैलकुलेशंस को यहां पे सॉल्व किया। चलिए, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? जी हाँ बिल्कुल, स्वच्छता अभियान, स्क्रीन क्लियर। और सवाल नंबर 103, कृतिका इज फॉलोइंग दिस स्टेप फॉर ब्रेड। कृतिका जो है वो ब्रेड बनाना चाह रही हैं, ये है उनके पास स्टेप्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। शी रियलाइजेस हर सिस्टर यूज मोस्ट ऑफ शुगर सिरप फॉर हर ब्रेकफास्ट। तो इस ब्रेड को बनाने में देखो क्या लगता है, शुगर सिरप लगता है। ठीक है, लेकिन उनकी सिस्टर ने शुगर सिरप यूज कर लिया। ठीक है, मोस्ट। अब उनके पास कितना बचा है? कृतिका हैज ओनली 1/6 कप। चाहिए कितना था? 1/3। अब बचा कितना है? 1/6। ठीक है, कितना था? 1/3 चाहिए था, 1/6 बचा है। सो शी डिसाइड्स टू मेक अ स्मॉल साइज ऑफ ब्रेड। अब देखो, ये जो हमारा क्वांटिटी था, ये जो हमारा रेसिपी था, ये एक स्टैंडर्ड साइज के लिए था। ठीक है, अब जब आप इसकी क्वांटिटी या फिर इसका जो साइज है वो छोटा कर देंगे तो सारा सामान छोटा छोटा लगेगा, कम कम लगेगा। पर आप इसमें यदि रेशियो हिला देंगे तो आपकी ब्रेड उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप उसमें यूज करेंगे एक ऐसा मेथड कि यदि आपने किसी चीज को एक पर्टिकुलर रेशियो में चेंज किया है तो सारी चीजों को उसी रेशियो में कम करें, ताकि वो एक फ्लो में जाए और एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में मिक्स होकर आपको प्रॉपर रिजल्ट दे। जैसे यहां पे यदि आप देखेंगे, शुगर सिरप चाहिए थी 1/3, हो कितनी गई? 1/6। तो 1/3 रिक्वायर्ड और अवेलेबल का जब आप रेशियो देखेंगे आपको कितना मिलेगा? सर रेशियो मिलेगा हमें 1/3 इंटू, यहां पे हो जाएगा भाई क्या कहते हैं, फ्रैक्शन के डिवीजन में क्या होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो भाई 6/1, तो ये हो जाएगा 2/1। मतलब रिक्वायर्ड होती है 2, तो अपने पास अवेलेबल कितना है? 1 अवेलेबल है, तो 2:1 का रेशियो है। ठीक है, या अगर आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे आसानी के लिए कि कितना अवेलेबल है और कितना रिक्वायर्ड था, तो इस केस में आपका रेशियो हो जाएगा 1/6 इंटू 3/1, मतलब बेसिकली 1/2। तो जितना आपको रिक्वायर्ड था उससे आधा अवेलेबल है, तो आप सारी चीजों को क्या कर देंगे? आधा आधा कर देंगे। उदाहरण के तौर पे यदि आपको 1 कप चाहिए था ओट्स का, तो अब आप कितना लेंगे? केवल हाफ कप ऑफ ओट लेंगे, क्योंकि आपको आधा सामान चाहिए, बिकॉज शुगर सिरप आधा है। अब शुगर सिरप आधा यूज करके बाकी सबको पूरा यूज करोगे तो आपकी ब्रेड उतनी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप क्या करेंगे? परफेक्ट ब्रेड बनाने के लिए इन सबको भी उसी रेशियो में कम कर देंगे कि कितना चाहिए था और कितना है। तो जितना चाहिए था उसका आधा है, तो हर एक चीज को आधा आधा कर दिया। 1 कप की जगह हमने हाफ कप लिख दिया। 2 कप चाहिए ब्रेड फ्लोर, तो उसको अब हम 1 कप डालेंगे। ठीक है, 1/3 चाहिए था शुगर सिरप, 1/3 कप चाहिए था, आपके पास 1/6 कप ही अवेलेबल है, तो आप उतना ही डालेंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल चाहिए था, तो अब कितना डाला जाएगा? आधा टेबल स्पून। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि पूरा अगर लेते तो ज्यादा तेल जल जाएगा, इसलिए पूरा नहीं लेंगे, आधी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो इसको भी आधा ही कर देंगे। चलिए, 1 + 1/3 कप्स ऑफ वाटर, मतलब कितना? 1/3 कितना हो गया? लगभग
1+1/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना हो गया, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। इसको जब आप ऐड करेंगे हो जाएगा 4/3। इसका आधा करना है तो 4/3 का हाफ करने के लिए मल्टीप्लाई बाय हाफ किया आपने, आपका जवाब आएगा 2/3। तो जहां पहले आप 1/3 ले रहे थे, अब आप लेंगे केवल 2/3 कप्स ऑफ वाटर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं। टीम टेबल स्पून यीस्ट चाहिए, अब कितना चाहिए होगा सर? 3/2 या फिर 1.5। 3/2 कप्स या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.5 कप्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यस सर। लास्ट में 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए, उसकी जगह पे आप क्या करेंगे? अब आधा ले लेंगे। अगर आप पूरा 1 स्पून ले लेते तो फिर क्या होता सर? पूरा अगर ले लेते तो फिर बिना मतलब सॉल्ट ज्यादा हो जाता और ब्रेड का टेस्ट बिगड़ जाता। इसीलिए हर एक चीज को, रिक्वायर्ड सामान को और अवेलेबल सामान को एडजस्ट करते हुए कीपिंग शुगर सिरप एज आर इन्फॉर्मर की, उसके हिसाब से हमने एडजस्ट किया है। सबको कितना कितना कर दिया? आधा आधा कर दिया। जहां सबको कोई 1 कप लग रहा था उसको आधा कप, जो 1 टेबल स्पून लग रहा था उसको आधा टेबल स्पून, जो 3 टेबल स्पून लग रहा था उसको हाफ टेबल स्पून। ये कितना है? 3 टेबल स्पून है, सॉरी, ठीक है। तो ये TBSM लिख देते हैं, टेबल स्पून ऐसे लिखते हैं ना शायद। चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर। आसान था ये सवाल था। और यदि कोई आपसे पूछे तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, तो सर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कैसे? जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो फिर हम सबकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। जब आपको मान लीजिए अगर आपके पास शुगर सिरप हो जाता है 6 स्पून या फिर 6 शुगर सिरप, 6 कप हो गया, तो उस हिसाब से आप सारी चीजों की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। जब आपके पास 1/3 का 1/6 हो गया, मतलब आधा हो गया, तो आपने सारी चीजों को आधा आधा कर दिया। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल नंबर 104 क्या बोल रहा है आपसे? मेनी स्कूल्स हैव अ रिकमेंडेड स्टूडेंट टीचर रेशियो एज 35:1। काफी स्कूल्स में क्या होता है, जो स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है वो क्या होता है? 35:1 होता है। रिकमेंडेड मतलब यही कांस्टेंट रहना चाहिए, इतना ही रहना चाहिए, ना इससे एक ज्यादा ना इससे एक कम। तो स्टूडेंट ST रेशियो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। स्टूडेंट टीचर रेशियो इज 35:1। कैसे आया ये? सर ये रहेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू यहां डिवीजन करने से आ रही है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बनेगा। डिवीजन इज कांस्टेंट, तो मतलब हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जरिए हम कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो क्या बोल रहा है? 35 बच्चे 1 टीचर। अब जब बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, 35 से अगर 70 हो जाएगी, तो टीचर की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, वरना रेशियो हमारा मेंटेन नहीं रहेगा। नेक्स्ट ईयर स्कूल एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ 280 स्टूडेंट। स्कूल क्या बोल रहा है कि क्योंकि हमारा स्कूल अच्छा चल रहा है, हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अगले साल स्कूल में 280 नए बच्चे आएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको बताना कितने टीचर रिक्वायर्ड होंगे इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप इसको टेबल फॉर्म में देखें तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि ऊपर लिखे आपने स्टूडेंट, नीचे लिखे आपने टीचर। तो जब स्टूडेंट है 35, टीचर कितना है? 1। अब जब स्टूडेंट हो जाएंगे 228, तो आपको टीचर की संख्या बतानी है। क्या करना चाहिए? मेंटेन करना है सेम रेशियो। तो जो रेशियो यहां पे मिल रहा है वही रेशियो नए स्टूडेंट्स के साथ भी मेंटेन होगा। तो 280 है, मैंने वहां 228 लिख दिया, उसे करेक्ट कर लीजिए। तो 280/B। जो रेशियो पहले से मेंटेन हो रहा है उसी को कंटिन्यू करना है, उसे हिलाना नहीं है। तो जो रेशियो कंटिन्यू हो रहा है वही हमने लिखा। यहां पे ऊपर स्टूडेंट्स तो यहां पे भी ऊपर स्टूडेंट्स, नीचे टीचर्स तो यहां पे भी नीचे टीचर्स। अब आप क्या करोगे सर? 35B हो जाएगा 228 के बराबर, तो B की वैल्यू हो जाएगी 228/35। इसको जब आप 228 को लिख रहा हूं मैं, 280 है ये, माफ कीजिएगा, तो ये भी हो जाएगा 280। 35 के टेबल में 280 आता है क्या? जी हाँ बिल्कुल आता है। 35 8 जा होता है 280, तो B की वैल्यू हो जाएगी 8 टीचर्स। मतलब यदि 280 नए बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनको पढ़ाने के लिए, उनका क्लास टीचर बनाने के लिए आपको 8 नए टीचर्स चाहिए होंगे, ताकि आपका रेशियो मेंटेन रहे। पर अगर आप ऐसा नहीं करते तो रेशियो हिल जाएगा, जो कि आपको करना अलाउड नहीं है। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, आसान सा प्रश्न। यस सर, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल नंबर 105। कुसुम ऑलवेज फॉरगेट्स हाउ टू कन्वर्ट माइल्स टू किलोमीटर एंड बैक अगेन। मतलब माइल से किलोमीटर कैसे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से माइल कैसे कन्वर्ट करना है, ये कुसुम अक्सर भूल जाती है। क्या आपको रिमेंबर है? नहीं सर, हमें भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं, यहां पे बता देंगे, शायद कुसुम जी कुछ हिंट दे दें। हाउएवर शी रिमेंबर्स दैट हर कार स्पीडोमीटर शोज बोथ माइल्स इन किलोमीटर। अब क्या होता है, उनकी जो कार का स्पीडोमीटर है वो बहुत ही अच्छा एकदम मॉडर्न वाला है, जो दोनों दिखाता है क्या? माइल्स और किलोमीटर, ठीक है। शी नोज दैट
ट्रैवलिंग 50 माइल्स पर आवर इज सेम एज ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर्स पर आवर। क्या देखो यहां पे क्या दिखा रहा है आपको, माइल्स और किलोमीटर के बीच में कंपैरिजन दिखा रहा है कि जब आप 50 माइल्स ट्रैवल करेंगे, ठीक है, तो जो 50 माइल्स है वही डिस्टेंस किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने 1 घंटे गाड़ी चलाई, ठीक है, यदि आपने 1 घंटे गाड़ी चलाई तो फिर 50 माइल्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 80 किलोमीटर के बराबर। तो आप यूं कह ले कि मैंने 50 माइल गाड़ी चलाई, या आप यूं कह ले कि मैंने 80 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो बात बराबर ही होगी। अब क्या कर रही है, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, ठीक है, हाउ मेनी माइल्स वुड कुसुम हैव टू गो। अब क्या बोल रहा है वो कि यदि उनको 200 किलोमीटर जाना है तो कितने माइल्स कवर करना पड़ेगा, ये आपने बताना है। अब देखो ये जो माइल्स और किलोमीटर है क्या है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब हमारे बचपन से लेकर हमारे बुढ़ापे तक या फिर उसके सालों बाद भी ये जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो रेशियो है, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो माइल्स एंड किलोमीटर का रेशियो है वो क्या रहेगा हमेशा, सर वो हमेशा रहेगा भाई 50/80 का, जैसे यहां पे केस बन रहा है जो कि है 5/8, ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि 1 माइल कितना होता है ये भी फिक्स है, 1 किलोमीटर कितना होता है ये भी फिक्स है, ये कोई चेंज होने वाली चीजें नहीं है, तो इनके बीच का रेशियो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अगर यही रेशियो चलना है, अगर यही रेशियो चलना है तो वो भाई 200 किलोमीटर वाले केस में भी चलेगा, जी हां सर बिल्कुल चलेगा। तो जो रेशियो यहां चल रहा है 5/8 वो किस में चलेगा, 200 किलोमीटर वाले में भी चलेगा। तो क्या हम इसकी मदद से एक ही वैल्यू, मतलब कितने माइल्स हो गए, ये निकाल सकते हैं, जी हां सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 5/8 इंटू 200 करने पे हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगा यहाँ पे, सर 200 इंटू 5 करेंगे तो 5 2 10, तो हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 8, एक ही वैल्यू। मतलब आपको मालूम चल जाएगा कि भाई किलोमीटर में यदि 200 है तो माइल्स में कितना होगा, डिवाइड करना है बस। तो सर 8 1 जा 8, ठीक है, कितना बचा, 20 बचा, तो 8 4 जा होता है 16, सॉरी 8 2 जा होता है 16, माफ कीजिएगा, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बचा कितना, 40 बचा, तो 8 5 जा 40, तो 125 माइल्स हो जाएगा। यदि वो किलोमीटर में 200 है तो हमें कैसे पता लगा कि सर माइल्स और किलोमीटर दोनों फिक्स रहते हैं, उनका मेजरमेंट फिक्स है, तो उनके बीच का रेशियो भी फिक्स होगा, जो कि हमें मिला डिवाइड करने पे, मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जब किलोमीटर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है माइल्स भी एक फिक्स रेशियो में आगे बढ़ेगा, जैसा कि यहां पे हुआ है। क्या आपको यह समझ में आया, जी सर कहीं कोई शंका मन में, नहीं सर आसान प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। अब हम आ गए सवाल नंबर 106 की तरफ। क्या बोल रहा है आपसे आपका सवाल, द स्टूडेंट्स ऑफ अंजूस क्लास सोल्ड पोस्टर्स टू रेज मनी। ठीक है, जो अंजू के क्लास के विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, पोस्टर्स बेचकर पैसे रेज कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, किसी को देने होंगे, हो सकता है उन्हें, मतलब किसी संस्था को। तो अंजू वांटेड टू क्रिएट अ रेशियो फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ मनी हर क्लास वुड मेक फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्टर्स सोल्ड। क्या करना है उनको बताना है, उनको रेशियो क्रिएट करना है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ मनी एंड नंबर ऑफ पोस्टर्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में। शी न्यू दैट शी वुड रेज ₹250 फॉर एवरी 60 पोस्टर्स सोल्ड। मतलब क्या हुआ यहां पे, अब कुल मिला के कहानी क्या हो गई कि सर 60 पोस्टर्स पे 250 रुपए, ठीक है। अच्छा, अगर अब आगे मुझे बोल रहा है कि 102 पोस्टर का निकालो, भाई 60 से 102 कैसे जाएंगे, सर इसमें हमें काम आएगा यूनिटरी मेथड। क्या मतलब, सर एक ही निकाल लेते हैं, फिर चाहे 102 का निकालना हो, 500 का निकालना हो, 2000 का निकालना हो, कितने भी पोस्टर्स का निकालना हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि एक पोस्टर के कितने पैसे, कितने फंड्स रेज होते हैं। तो भाई एक पोस्टर के होंगे 250/60, मतलब कितना, सर यहां 0 से 0 कैंसिल, 25/6 हो जाएगा हमारा रेशियो। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पैसे मिल रहे हैं 25/6, क्या ये हमेशा फिक्स रहेंगे? यस सर, एक पोस्टर के हमेशा इतने ही पैसे मिलेंगे एटलीस्ट 1 साल तक। अगले साल का रेट अलग होगा, पर इस साल का रेट यही रहेगा, चाहे आपके पास 50 पोस्टर हो चाहे 100 पोस्टर हो। कैसे आई आपके पास ये संख्या? सर ये संख्या आई हमारे पास डिवाइड करने से, ये जो फिक्स वाली क्वांटिटी ये डिवीजन से आई। मतलब ये केस किसका है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। और अगर हम ऐसे भी सोचे, जब 60 की जगह 102 पोस्टर्स बेचेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा पोस्टर बेचोगे ज्यादा पैसे मिलेंगे, सिंपल।
और अगर हम इसका टेबल बनाएंगे यहां पे, ठीक है, तो हम इसका यहां पे टेबल बना के इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला कॉलम होगा हमारा यहाँ पे पोस्टर और यहाँ पे होगा मनी, ठीक है। तो जब पोस्टर्स हैं 60, मनी कितना है 250। अब आपने बताना यदि पहले वाले पार्ट में कि यदि सेलिंग 102 पोस्टर्स तो कितने फंड्स होंगे, ये आपको बताना है। और दूसरे वाले पार्ट में कुड अंजू रेस एग्जैक्टली ₹2000, ठीक है। इफ सो हाउ मेनी पोस्टर्स वुड दे सेल, इफ नॉट वाई। चलिए, यदि उनको एग्जैक्टली 2000 रुपए इकट्ठा करने तो कितने पोस्टर सेल करने पड़ेंगे, ये आपने बताना है। अच्छा, आपने निकाला कैसे था, डिवाइड करके। तो वो जो 1 पोस्टर वाला रेशियो है जो आपने कैलकुलेट किया, वो सारी क्वांटिटीज पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि भाई ये किसका केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पैसा बढ़ता जाएगा। तो वो जो रेशियो है भाई 250/60, वो कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके पोस्टर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 102 हो जाएगी, तब भी। तो आपका जो मनी है वो हो गया बी और पोस्टर्स की संख्या हो गई 102। सॉल्व किया आपने, 25/6 इंटू 102 इज द वैल्यू ऑफ बी। यहां पे 102 और 6 कैंसिल हो सकते हैं एटलीस्ट 3 के टेबल से, या 6 से भी हो जाएंगे क्या, 6 1 जा 6, यस, 6 7 जा 42, ये हो जाएगा 6 1 जा 6। 17 इंटू 6 करने पे कितना आएगा, 17 इंटू 6 करने पे आता है 102, करके देख लो, 2 यहाँ 4 ऊपर, जी हाँ बिल्कुल। तो 25 इंटू 17 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 25 इंटू 17 करने पे, सर 7 5 35, 5 यहाँ कितना, 3 ऊपर, 7 दूनी 14, और आपको क्या बताना है, 14 और 3 हो जाएगा 17, और नीचे हो जाएगा 25, तो 5 7 5 12, 2 और 3 4, तो 425 रुपए वो अर्न करेंगे यदि वो 102 पोस्टर्स बेचेंगे। तो कितने, 425 रुपए। आपको कैसे पता लगा, सर जो उनका रेशियो है 60 पोस्टर का, वो सारे उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा, इसलिए वही रेशियो का यूज करके हमने यहां वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब दूसरा सवाल, ठीक है सर, दूसरा सवाल में बोल रहा है कि क्या वो एग्जैक्टली 2000 रुपए कमा सकते हैं। देख लेते हैं भाई, अगर रेशियो में सब कुछ सेट हो गया तो मतलब कमा सकते हैं। यदि रेशियो में सेट नहीं हुआ, जो अननोन क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ पोस्टर जो कि आपको पता नहीं, यदि वो डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं, 2000 रुपए आप नहीं कमा पाएंगे। देख लेते हैं हम लोग कैलकुलेट करके। तो जो रेशियो यहां पे मेंटेन हो रहा है वो वहां भी मेंटेन होना चाहिए। तो 2000/A करने पे वही रेशियो मेंटेन होना चाहिए। सॉल्व किया आपने तो भाई 250, या फिर आप एक काम करें, इसको 25/6 इक्वल टू 2000/A भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जो रेशियो मेंटेन हो रहा था वो रहेगा। 25A हो जाएगा 2000 इंटू 6 के बराबर, तो A की वैल्यू हो जाएगी 2000 इंटू 6/25, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप, 25 8 जा होता है 280, तो 6 8 जा कितना हो जाएगा, 480 पोस्टर्स बेचने पड़ेंगे। कितने, 480 पोस्टर्स बेचेंगे, तब हमें 2000 रुपए अर्न होंगे। सर अगर ये वाई नॉट वाला केस होता तो वो कब होता, जब आपकी ए की संख्या डेसिमल में आती। डेसिमल में आती तो मतलब ये साफ होता है कि एग्जैक्टली 2000 रुपए नहीं कमाएंगे, या तो उससे ज्यादा या तो उससे कम। और यहां पे क्या बोला था, एग्जैक्टली वर्ड का बहुत महत्व है यहाँ पे, कि अगर 1 रुपए भी ऊपर नीचे हो गया तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नो। तो कल को अगर सवाल होता कि 2100 रुपए अर्न करोगे क्या, तो शायद आपका जवाब होता नहीं, 2100 रुपए अर्न नहीं करेंगे, बिकॉज कितने भी पोस्टर्स की संख्या में डेसिमल में आएगा तो हम बोल देंगे कि नहीं भैया 2100 एग्जैक्टली नहीं होंगे, या तो उससे थोड़े ज्यादा या तो थोड़े से कम, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या आएगा आंसर आपका, यस, वो 2000 रुपए अर्न कर सकते हैं। हाउ मेनी पोस्टर्स, तो सर यदि वो 480 पोस्टर्स बेचेंगे तब उनको एग्जैक्टली कितने का, 2000 रुपए का फंड रेज होगा, ठीक है। और कब नहीं होगा, जब अगर अमाउंट ऐसा होता है कि हमारा आंसर आता डेसिमल में, तब हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। डेसिमल वाले में आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, अगर कंप्लीट वैल्यू आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, बेसिकली आप लोग सब उसको देखते हैं, वहां पे हमारे बहुत हजारों में वीडियोस हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें बच्चों के ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे
काम के वीडियोस हमें मिल नहीं रहे हैं, ये वाली प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, ये वाला चैप्टर नहीं मिल रहा है, तो उस कठिनाई को और आपके उस चिंता को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, हमने हमारी एक वेबसाइट पे आपको अलग अलग क्लासेस के अलग अलग एक ऐसे प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ बना दिए। उदाहरण के तौर पे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम्पलर के सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। कक्षा 8वीं की गणित पढ़नी है या विज्ञान पढ़ना है, आपको दोनों ये मिल जाएगा। प्लस यहां पहुंच के आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है। हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो संख्या मिल जाती है, कितना उनका ड्यूरेशन है, क्या उसमें पढ़ाया गया है, तो आप आसानी से इन वीडियोस को देख सकते हैं बिना कोई चीज को मिस किए। भाई सपोज आपने यहाँ पे एक दिन आपने यहां तक के वीडियो देख लिए, आपको याद रहेगा आपने कौन से वीडियोस देख लिए, अगला आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी मिसिंग के किसी भी वीडियो के। ठीक है, यहां पे पहुंच के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आपके नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस चलते हैं, सेम वैसे यहां पे वही टीचर्स, वही कॉन्सेप्ट, वही क्वालिटी और वही अंडरस्टैंडिंग डिलीवर करते हैं। केवल एक डिफरेंस आता है और वो है यहाँ पे ना एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई नोटिफिकेशन है। केवल और केवल आपका पूरा ध्यान किस पे रहेगा, आपकी पढ़ाई पे रहेगा और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर पाएंगे, जो हम हमेशा चाहते हैं आपके लिए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो बेसिकली हमने जो हमारे यूनिट 10 था उसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समाप्त करने का प्रयास किया। आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है, ये सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने, ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी एकदम मजबूत हो जाए। छोटी सी रिक्वेस्ट और, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपका भी बढ़ेगा। नॉलेज इज मेंट टू बी स्प्रेड और शेयर्ड। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।